गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज, हमने अगर आप इफ यू रिमेंबर जब ये चैप्टर शुरू हुआ था हमने देखे थे वहां पे कि दो तरह की पॉलिसी यहाँ पे कवर होती, एक है क्लेम ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक और एक है क्लेम ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट। लेकिन आज जो ऐसे क्वेश्चंस कुछ हम करने जाएंगे, ये एक ही क्वेश्चन में हमको क्लेम ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक और क्लेम ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट दोनों चीज एक ही क्वेश्चन में, मतलब हमने कुछ क्वेश्चंस पहले ऐसा किए, काफी क्वेश्चन इनफैक्ट किए कि क्लेम ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक कैसे कैलकुलेट करते, फिर हमने कैलकुलेट की क्लेम ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट किस तरीके से कैलकुलेट करते। अब आज हम पहला एक क्वेश्चन ऐसा करने वाले कि जिसमें क्लेम ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक और क्लेम ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट दोनों की दोनों चीजें एक ही क्वेश्चन में कवर होगी। सो पहले मैं ये हम डिस्कस कर ले कि कल जो हमने पढ़े उसमें क्या चीज पढ़े, उसको हम रिवाइज कर ले एक बार। हमने कल मेनली जो क्वेश्चंस करे वो किस पे करे कि क्लेम ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट के कैलकुलेशन कैसे करते। तो उसमें हमने 4 वर्किंग नोट बनाते थे। एक रहता था रिडक्शन इन टर्नओवर, हाउ वी कैलकुलेट रिडक्शन इन टर्नओवर, एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर माइनस एक्चुअल टर्नओवर। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, हाउ वी कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। उसके बाद हमने देखे थे वहां उसके बाद हमने थर्ड स्टेप जो रहती थी एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, और उसके बाद जो फोर्थ स्टेप हमारी रहती थी वो आती थी एडिशनल एक्सपेंस की। एडिशनल एक्सपेंस में 3 चीज लेते थे, तीनों में जो सबसे लोवेस्ट रहता है वो इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट करती है। पहला एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस, दूसरा आपका सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस मल्टीप्लाई बाय जीपी रेशियो, एंड थर्ड एक फॉर्मूला एडिशनल एक्सपेंस मल्टीप्लाई बाय जीपी ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर डिवाइडेड बाय जीपी ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। ओके ओके और फिर हमने उस पर क्वेश्चंस किए थे, आपको होमवर्क भी दिया था। डोंट वरी, आज जो क्लेम ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट के होमवर्क सेक्शन के कुछ और चीजें बची हुई वो आज मैं आपको होमवर्क दूंगा और उसका सोल्यूशन भी आपको शेयर कर दिया जाएगा। डोंट वरी, गूगल ड्राइव पे मिल जाएगा। ये चीजें हमने कल डिस्कस, मेनली इस पे सारे क्वेश्चन हमने किए थे। अब आप आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 24 पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 24 पे। सो आप ये क्वेश्चन नंबर 24 सीए इंस्टीट्यूट के मटेरियल का क्वेश्चन है, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि इस क्वेश्चन में उसने दोनों चीज हमसे पूछा, एक क्लेम ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक भी बताओ और क्लेम ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट भी बताओ। ये दोनों चीज उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो वैसे ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में तो नहीं आया हुआ ये, लेकिन हो सकता है कि कोई अटेम्प्ट इंस्टीट्यूट ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले। So Sony Limited's trading and profit and loss account for the year ended 31st December 31st December were as follow. So trading and profit and loss account for the year ended 31st December 2021. Opening stock, purchase, manufacturing expense, gross profit, credit side, sales, closing. Okay. सेल्स क्लोजिंग स्टॉक मैंने अभी आपसे कहा, आपने ध्यान से सुने होंगे, तो पूरे होमवर्क लॉस ऑफ प्रॉफिट के नहीं दिया हूं, आज दूंगा, उसके बाद आपको उसका सोल्यूशन शेयर कर दिया जाएगा। नाउ क्रेडिट साइड बाय सेल्स बाय क्लोजिंग स्टॉक। नाउ अब मैं जो कह रहा हूं उस पर आप ध्यान देंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 80,000, सेलिंग एक्सपेंस 20,000, फाइनेंस चार्जेस 1 लाख और नेट प्रॉफिट 50,000, ग्रॉस प्रॉफिट इज 2,50,000। तो आपको इसने यहाँ पे ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट कौन से साल का दिए, कैलेंडर ईयर 31 दिसंबर 2021 को ये साल खत्म हो रहा है। ओके, तो 2021 का इसने ट्रेडिंग पीएनएल हमको दिया। फिर कहते थे कंपनी है टेकन आउट ए फायर पॉलिसी फॉर ₹3 लाख एंड ए लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी फॉर ₹1 लाख हैविंग एन इंडेमनिटी पीरियड ऑफ 6 मंथ। तो ये 3 लाख रुपए की आपकी पॉलिसी यहाँ पे, एक जो है आपका स्टॉक का है ये 3 लाख और ये 1 लाख रुपए फायर की। अब आगे क्वेश्चन में हमसे कहता है ए फायर ऑक्यूर्ड ऑन 1/4, ए फायर ऑक्यूर्ड ऑन 1st of April 22। आग कब लगी, 1 अप्रैल 2022 को। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे। ओके, उसके बाद वो कहता है हमसे एट द प्रीमाइसेस एंड द एंटायर स्टॉक वे गटेड विथ नील सैल्वेज वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू कुछ भी नहीं है। ओके, द नेक्स्ट क्वार्टर सेल दैट इज 1st of April 22 to 30th of June 22 was severely affected. The following are other information. सेल्स, अब पहले ना आप थोड़ा सा, मैं आगे का रीड करता हूँ, डोंट वरी, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे इस चीज को समझना आप। ओके, क्वेश्चन नंबर ओके डे 7 क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन है, 24। ओके, क्वेश्चन नंबर 24।
पेज नंबर 20। ओके, थोड़ा सा आप क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझ लो। ओके, अब ध्यान से, सबसे पहले हमारा पिछले साल का हमको उसने ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट क्वेश्चन में दिया हुआ है, लास्ट ईयर का 2021 का ट्रेडिंग पीएनएल क्वेश्चन में दिया हुआ है। 2022 में आग लगी, कहां पे आग लगी 2022 में, उसने हमको साल यहां पे शुरू हो रहा है 1/1/2022, खत्म होगा 31 दिसंबर 2022, यहाँ पे 1/1/2021 कैलेंडर ईयर उनका फाइनेंशियल ईयर है। ओके, अब डेट ऑफ फायर अगर हम देखें तो आग लगी यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया उसने 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को डेट ऑफ फायर, तो 1 अप्रैल 22, दिस इज डेट ऑफ फायर, दिस इज डेट ऑफ फायर। तो डेट ऑफ फायर कौन सी आपकी, 1 अप्रैल 2022 आपकी डेट ऑफ फायर है। अब 3 महीने तक उसने बिजनेस डिस्टर्ब रहा उनका, यहाँ पे तो उसने 3 महीने का सेल्स दिया आपको, 1 अप्रैल 2022 से लेकर 30 जून तक वो डिस्टर्ब रहा, और वहां पे सेल्स उसका दिया हुआ है यहाँ पे नीचे, यहाँ पे 1 अप्रैल 2022 से 30 जून। एनीवेज 3 महीने तक हमारा बिजनेस यहाँ पे डिस्टर्ब रहा, तो ये कौन सी तारीख तक, 30 जून 2022, मतलब अप्रैल मई जून। तो यहाँ पे जो भी हमारा टर्नओवर होगा इट विल बी एक्चुअल टर्नओवर, ये एक्चुअल टर्नओवर हमारा होगा। अब क्वेश्चन को अच्छे से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं, कुछ नहीं, अच्छे से हर पॉइंट को समझना है। तो ये एक्चुअल टर्नओवर हमारा ये रहा। अब मैं क्वेश्चन में देखता हूं आगे इन्फॉर्मेशन कौन सी दिया है, तो उसने कहा सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड 1 जनवरी 20 टू 30 मार्च 22, मतलब पहले आप इसके हिसाब से अगर सोचो तो इस क्वेश्चन में दोनों अपने को बोलना है, लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो मैं लॉस ऑफ स्टॉक की अगर बात करूं, ये डेट ऑफ फायर है, तो मुझे यहां पे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा। थोड़ा सा एकदम ध्यान से सुनेंगे क्योंकि इसमें दोनों चीज आ रही है। अब मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट जब मैं बना रहा हूं तो मेरे को इस पीरियड का, किस पीरियड का, यहां से इस पीरियड का मेरे को जो साल शुरू हो रहा है वहां से 1 अप्रैल तक के, साल कब शुरू हो रहा है 1 जनवरी से 1 अप्रैल तक के, मेरे को एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा टू फाइंड आउट द स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, टू फाइंड आउट द, क्यों बनाना पड़ेगा अपने को, टू फाइंड आउट द स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। मतलब ये 3 महीने का मैं एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाता हूं। तो जब मैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाता हूं तो मुझे यहाँ पे इंफॉर्मेशन लगेंगी, कौन सी इंफॉर्मेशन लगेंगी कि मेरी 1 जनवरी को मेरा स्टॉक कितना था, 1 जनवरी को यहाँ पे मेरा स्टॉक कितना था, यहाँ पे फिर कुछ परचेज हुआ, कुछ सेल्स हुआ, इस पीरियड में कुछ परचेज कुछ सेल्स, जीपी रेशियो, वही जो आप जैसे लॉस ऑफ स्टॉक निकालते थे उसी तरह हम लोग यहाँ पे इसको लिखेंगे वो इन्फॉर्मेशन। तो मेरे को कौन सी इन्फॉर्मेशन, 1 जनवरी से लेके 1 अप्रैल तक, 1 जनवरी से 31 मार्च तक की इन्फॉर्मेशन चाहिए 2022। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ मेरे को दिया उसने सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड 1 जनवरी 20 टू 31 मार्च, तो वही 3 महीने का इसने सेल्स दिया 2,50,000। परचेज ड्यूरिंग द पीरियड 1 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2022 3 लाख रुपए का। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस वही 1 जनवरी से लेके 31 मार्च 70,000। अब सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड 1 अप्रैल 2022 से 30 जून 2022, तो ये वाला ये जो इन्फॉर्मेशन है अब नीचे की, ये इन्फॉर्मेशन मेरे को मदद करेगी किसके लिए, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी के लिए। क्यों, क्योंकि 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2022 आपकी डेट ऑफ फायर, उसने ये डेट ऑफ फायर से लेके जिस पीरियड तक आपका बिजनेस डिस्टर्ब रहा 30 जून तक, वहां तक के सेल्स के बारे में बात कर रहा है ये वाला। 1 अप्रैल से लेके 30 जून 87,500, मतलब ये 87,500 आपका वो क्या एक्चुअल टर्नओवर है। तो ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये हमको हेल्प करेगी लॉस ऑफ प्रॉफिट के वक्त, कब मदद करेगी, लॉस ऑफ प्रॉफिट के वक्त। अब उस स्टैंडिंग चार्जेस, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस उसने बोला हमको 50,000, उसके बाद एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड आफ्टर फायर ये 60,000 एडिशनल एक्सपेंस भी दिया। अब द जनरल ट्रेंड ऑफ द इंडस्ट्री शोज एन इंक्रीज ऑफ सेल्स बाय 15%, तो हमने सेल्स कितने परसेंट से बढ़ेगा, उसने कहा 15% से, एंड डिक्रीज इन जीपी, जीपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट बाय 5% ड्यू टू इंक्रीज कॉस्ट, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट आपका 5% से कम होगा। तो वो कहता है कि सेल्स को आप 15% से बढ़ा दो, ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि जीपी को आप कम करो। ग्रॉस प्रॉफिट का आपने जितने भी क्वेश्चन बोले, वैसे तो हम हमेशा यही मानते थे जो पिछले साल का ग्रॉस प्रॉफिट है वही हमारा इस साल का ग्रॉस प्रॉफिट है, यही मानते हैं, अनलेस एंड अनटिल अदरवाइज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में उसने बोला कि ग्रॉस प्रॉफिट को 5% से कम करना है, क्यों कम करना है, क्यों हमको कम करना है 5% से, इसीलिए वो कहता है कि ड्यू टू इंक्रीज कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स बढ़ रहा है, कीमत बढ़ रही रॉ मटेरियल की, इसकी वजह से प्रॉफिट कम हो गया। कोई बात नहीं, हम ग्रॉस प्रॉफिट को 5% से कम कर देंगे। अगर ये नहीं कहता तो हम यही मानते जो पिछले साल का जीपी रेशो आएगा
फिर चाहे वो लॉस ऑफ स्टॉक हो या लॉस ऑफ प्रॉफिट हो, हम यही मानते हैं कि जो पिछले साल जीपी रेशियो आया था वही जीपी रेशियो हमारा इस साल है। लेकिन क्वेश्चन में उसने स्पेसिफिकली हमको बोला कि 5% से ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को कम करना, तो हम कम करेंगे, और सेल्स को क्या करना है, 15% से हमको बढ़ाना है। ओके, अब यहाँ पे क्या बात होती है कि इसने जो हमको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया, उसने एक इन्फॉर्मेशन दिया जो आपको, ये वाली जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है, ये किससे रिलेटेड दिख रही है आपको, क्लेम ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक में मदद करेंगी, क्लेम ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक में। और ये नीचे वाली है क्लेम ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट में। तो मैं स्टेप बाय स्टेप हम लोग यहाँ पे चलते। पहले हम क्लेम ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक की बात करते। क्लेम ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट में कई छोटी छोटी चीजें मेरे को आपको डिस्कस करना, जो कि क्योंकि इन्फॉर्मेशन कुछ क्वेश्चन में उसके बारे में नहीं दी, लेकिन अब एट ए टाइम एक ही चीज की बात करते, अदरवाइज दोनों को मिक्स करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पहले हम सिर्फ बात करते क्लेम ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक की। तो सबसे पहले हमको लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं। लास्ट ईयर के जीपी रेशियो हम यू निकाल लेंगे, क्लेम ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक की अभी पहले बात कर रहा हूं। लास्ट ईयर का हमको ट्रेडिंग पीएनएल दिया है, तो ग्रॉस प्रॉफिट लास्ट ईयर का मेरा था 2,50,000, सेल्स था 10 लाख। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा, अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ तो कितना आएगा आपका, जस्ट गिव मी 1 मिनट, 1 मिनट, क्योंकि मैं कैलकुलेटर बैग में रह गया। जस्ट गिव मी 1 मिनट, ओके, आई एम कमिंग, जस्ट गिव मी 1 मिनट। यस, ओके। सो यहाँ पे अगर हम देखें कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट आपको कितना दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट हमको पिछले साल का 2,50,000 और सेल्स है 10 लाख रुपए का, जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा हूं। बच्चों ने सही जवाब भी दिए 25%। ओके, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे। लेकिन ये लास्ट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो अभी सिर्फ आपके दिमाग में क्या रहना चाहिए, लॉस ऑफ स्टॉक वाली बात। तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट ये आपका 25% आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में स्पेसिफिकली उसने बोला कि ग्रॉस प्रॉफिट को आप कितने से कम करो, ग्रॉस प्रॉफिट को आपको उसने बोला 5% से कम करना है। तो हम जब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो लगाएंगे तो हम लोग 25% नहीं लगाएंगे, हम लोग कितने परसेंट लगाएंगे, हम लगाएंगे 20%। क्यों? क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ रहा 25% है, लेकिन हमारा उसने क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला कि ग्रॉस प्रॉफिट को कितने से कम करो, उसने बोला 5% से कम करो। ठीक है, तो पहले आप यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ी सी और कुछ चीजें लिखूंगा, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ, नेक्स्ट पेज से मैं शुरू करता हूँ लिखना। ओके, तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन में अपन बात करते हैं। अपन यहाँ पे लॉस ऑफ स्टॉक की बात चल रही, लॉस ऑफ स्टॉक के बारे में बात चल रही। ओके, यहाँ पर वैसे ये यहाँ पे उसने बोला है कि आपका क्लेम लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट, ये दोनों अपने को निकालना है। तो पहले अपन बात कर लेते लॉस ऑफ स्टॉक के बारे में चर्चा करते, उसके बाद लॉस ऑफ प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे। ओके, सो यहां पे सबसे पहले आप बना लो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड 1st of January 2022 टू 31st of March 22। आंख कब लगी? 1 अप्रैल 2022 को, तो उसके पहले साल कब शुरू हो रहा है? 1 जनवरी को। तो इसलिए अपन ने ड्रॉ किया अपन ने पिछले 3 महीने का, साल की शुरुआत से। आप भूले तो नहीं ना मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, सॉरी मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, तो इसको आप ड्रॉ कर लो, इसको आप ड्रॉ कर लो, ज्यादा नहीं, सिर्फ 4-5 लाइन का। ओके, सिर्फ 5-6 लाइन, नॉट 4, 5-6 लाइन का इसको आप ड्रॉ कर लेंगे और आप लिखेंगे। अब वहां पे, अब आप लिखेंगे वहां पे ओपनिंग स्टॉक। यहाँ पे अपने को क्या क्या दिया, पहले को सेल्स दिया उसने, सेल्स कितना दिया उसने अपने को इस वक्त का 2,50,000। स्क्रीन पे देखो 2,50,000, तो आप यहाँ पे सेल्स लिखो, बाय सेल्स 2,50,000, 2,50,000। ओके, उसके बाद परचेज दिया बेटा, परचेज कितना दिया आपको, परचेज दिया वहां पे इस वक्त यहाँ पे परचेज कितना दिया 1 जनवरी से 31 मार्च 3 लाख रुपए का।
तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक के लिए स्पेस रखना, फिर आपने यहाँ पे लिखना टू परचेज 3 लाख रुपीज। फिर यहाँ पे उसने मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस आपको दिया हुआ है, कितने के डायरेक्ट एक्सपेंस 70,000। सो आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 70,000 रुपीज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 70,000 रुपीज। अब ध्यान से मेरे को ओपनिंग स्टॉक जब मैं लिखूं तो पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है 90,000, ऑब्वियसली इस साल का क्या रहेगा ओपनिंग स्टॉक। तो यहां पे आप ओपनिंग स्टॉक लिख लेंगे, ओपनिंग स्टॉक ये आपका 90,000। सो ओपनिंग स्टॉक कितना आपका 90, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक, इस साल का ओपनिंग स्टॉक। लेकिन यहां पे जब आप ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हो तो ग्रॉस प्रॉफिट में एक आप स्टार मार्क कर दो यहाँ पे, अपन मैं आपको नीचे एक्सप्लेन करो कैसे ग्रॉस प्रॉफिट। यहां पर अगर अपन बात करें कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। सो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो लास्ट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट आपका कितना है 2,50,000 रुपए का, सेल्स आपको दिया हुआ है 10 लाख रुपए का, मल्टीप्लाई बाय आप 100 करोगे तो दैट विल कम 2,50,000 डिवाइडेड बाय 25%, सिंपल सी बात 25% आता है। लेकिन क्वेश्चन में हमको बोला कि लेस डिक्रीज, इसने क्या बोला यहाँ पे लेस डिक्रीज ग्रॉस प्रॉफिट, डिक्रीज ग्रॉस प्रॉफिट कितने परसेंट से उसने बोला 5% से उसने बोला कि ग्रॉस प्रॉफिट को कम कर दो। सो यहाँ पे एक्चुअल में आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा जो इस साल अपना है वो आ जाएगा अपना 20%। 20%, यस और नो, ये 20%। ऐसे ग्रॉस प्रॉफिट को क्यों डिक्रीज करे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला डिक्रीज ग्रॉस प्रॉफिट बाय 5% ड्यू टू इंक्रीज कॉस्ट। ड्यू टू यहाँ पे लिख ले भी, ड्यू टू इंक्रीज कॉस्ट, वो बोलता है कि कॉस्ट बढ़ी उसकी वजह से ग्रॉस प्रॉफिट 5% से कम हुआ। तो भाई हमने गिवन क्वेश्चन में उसने अपने को दिया है तो 25% पिछले साल का 25% था, लेकिन उसने बोला हम यही मानते, क्वेश्चन में अगर वो अपने को नहीं बोलता तो अपन यही मानते कि 25% ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इस साल भी है, लेकिन 25% पिछले साल था, हम यही मानते। लेकिन क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला कि 5% से जीपी को कम करो, इसलिए हमने 5% से जीपी को कम किया। ओके, तो 20%, तो इस साल का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना है आपका 20%। सो मैं यहाँ पे कहूंगा कि 2,50,000 रुपए का 3 महीने में सेल्स हुआ, उसका 20% हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, तो वो आ रहा है अमाउंट 50,000 रुपीज, 50,000। सो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर निकल आएंगे 90,000 प्लस 3 लाख प्लस 70,000 प्लस 50,000। ओके, तो ये कितना प्लस 50,000, तो ये आपका 5,10,000, 5,10,000 रुपीज, 5,10,000 रुपीज माइनस 2,50,000, ये आपका 2,60,000, 2,60,000 बाय क्लोजिंग स्टॉक, जो कि ये बैलेंसिंग फिगर है बच्चों। ये कौन सी फिगर है, बैलेंसिंग फिगर, एंड दिस इज स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। तो जिस दिन आग लगी उस दिन स्टॉक कितना था हमारा 2,60,000 रुपए का। अब ये अभी लॉस ऑफ प्रॉफिट पे ध्यान ही मत देना, अभी लॉस ऑफ स्टॉक की इस क्वेश्चन की पहले बात करेंगे। आप क्या कैलकुलेट करते हैं अपन, उसके बाद अपन स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक आप देखेंगे यहाँ पे। सो स्टेटमेंट ऑफ, ओके, स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक आप लिखेंगे वहां पे। ओके, स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। सो यहां पे स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना आपका, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर है आपका 2,60,000 रुपए, 2,60,000 रुपए लेस सैल्वेज वैल्यू। क्वेश्चन में सैल्वेज वैल्यू कुछ भी नहीं दिया, नील है, बोले सारा का सारा गुड्स जल गया, तो ये नील। सो
amount of loss of stock will be 2,60,000 only. So amount of loss of stock 2,60,000 ही रहेगा क्योंकि सैलवेज कुछ भी नहीं, सिंपल है। अब उसके बाद अपन क्या कैलकुलेट करते, एवरेज क्लॉज। अपन उसके बाद क्या देखते, एवरेज क्लॉज। सो आप हेडिंग देंगे एवरेज क्लॉज, ओके, हेडिंग देंगे एवरेज क्लॉज और लिखेंगे पॉलिसी अमाउंट इज ऑफ रुपीज। आपकी जो पॉलिसी अमाउंट प्रॉफिट वाले की 1 लाख है और इसकी कितनी है, 3 लाख। पॉलिसी अमाउंट इज ऑफ रुपीज 3 लाख, वेयर एज इंश्योरेबल सम that is stock on the date of fire, that is stock on the date of fire is rupees 2,60,000. That means it is a case of under insurance. Hence average clause will apply. Okay, so amount of claim will be equals to policy amount divided by stock on the date of fire. Policy amount divided by stock on the date of fire multiply by loss of stock. Just 1 minute. Oh, yes. Okay. I'm really sorry. ये आपका स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर आपका कितना था, 2,60,000 रुपए, और पॉलिसी अमाउंट कितनी आपकी 3 लाख। दैट मीन इट इज नॉट अ केस, आई एम रियली सॉरी, नॉट अ केस, जस्ट 1 मिनट, इट इज नॉट अ केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस, हेंस एवरेज क्लॉज विल नॉट अप्लाई, आई एम रियली सॉरी, विल नॉट अप्लाई, एवरेज क्लॉज अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ क्लेम पूरा का पूरा वही आ जाएगा। अमाउंट ऑफ क्लेम विल बी रुपीज 2,60,000। डन, खत्म क्वेश्चन। यस, पॉलिसी, यस। ओके, सो यहाँ पे पॉलिसी अमाउंट कितना का था आपका, पॉलिसी अमाउंट आपका था 3 लाख रुपए का, और आपकी स्टॉक ऑन द डेट ऑफ 2,60,000। तो अपन ने ये 1 मिनट है ये, तो यहाँ पे इसको बना लेते हैं। स्टॉक कितना था आपका, स्टॉक था आपका 2,60,000 रुपीज का, और पॉलिसी अमाउंट कितनी थी आपकी बच्चों, पॉलिसी अमाउंट जो थी 3 लाख रुपए की। तो जितना भी स्टॉक रखा हुआ है, पूरा का पूरा स्टॉक किसके भरोसे रखा हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी के। सो यहाँ पे सारा का सारा हम लोग क्लेम करेंगे। ओके, सो यहाँ पे कंप्लीट भी हो गया हमारा लॉस ऑफ स्टॉक। तो आपका लॉस ऑफ स्टॉक यहाँ पे हुआ, तो अपने को यहाँ पे क्या कैलकुलेट करा है, लेकिन लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट। सो क्लेम ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक हमारा आता है 2,60,000। ओके, डन। इतना लिखे आप लोगों ने, आप इतना लिखे। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट क्लेम ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट हमारा यहाँ पे शुरू होगा, क्लेम ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे शुरू होगा, बहुत ध्यान से आप उसको सुनेंगे। इतना सबने लिखे 2,60,000, यहां तक लिख लिए तो बताओ, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ओके, अमाउंट ऑफ क्लेम लिखे यहाँ 2,60,000 तक, यहां तक सबने लिख ली। अब अपन अगले पार्ट पे बढ़ते, दैट इज क्लेम ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट। एक पेज इसमें लगा क्लेम ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। ओके, सब बच्चों ने लिख लिए। ओके, अब आगे इस क्वेश्चन में हमको 2 चीज पूछा है। ओके, इस क्वेश्चन में हमको कितनी चीज पूछा है, यस सर, डन। ओके सर, ओके, तो इस क्वेश्चन में हमको 2 चीज पूछा है, एक क्लेम ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक और क्लेम ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है हमारा क्लेम ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट। क्यों क्लेम ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अब इस क्वेश्चन में आपने समझना। अब मैं अगर बात करूं क्लेम ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट की, तो मैंने यहाँ पे मैं कोई और कलर यूज कर लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो वहां पे उसमें। ठीक है,
अब यहाँ पे हम बात करते कि ये वाला जो पीरियड था, ये डेट ऑफ फायर से लेके जो जितने पीरियड तक बिजनेस डिस्टर्ब रहा हमारा, वो 3 महीने 30 जून तक रहा। तो आप बताएंगे यहाँ पे 3 महीने तक हमारा बिजनेस डिस्टर्ब रहा वो। सो यहाँ पे जो सेल हुआ वो एक्चुअल टर्नओवर हुआ बिल्कुल। लेकिन मेरे को कौन कौन सी फिगर, बहुत ध्यान से भी मेरी बातों को सुनना, कौन कौन सी फिगर मेरे को लगेगी। तो मैंने कहा सर यहाँ पे कौन कौन सी फिगर अगर मेरे को लगेगी, तो मैंने कहा इसी वक्त का लास्ट ईयर का जो सेल्स रहेगा आपका, इसी वक्त का जो लास्ट ईयर का जो सेल्स रहेगा आपका, दैट विल बी स्टैंडर्ड टर्नओवर। स्टैंडर्ड टर्नओवर, ओके, स्टैंडर्ड टर्नओवर, इसी वक्त का जो लास्ट ईयर का सेल्स रहेगा। लेकिन दिक्कत क्या, बहुत अच्छे समझना इस पॉइंट को। तो मैं डेट भी लिख देता हूं यहाँ पे, ये 1 अप्रैल 2021 से लेके 30 जून 2021 तक इस वक्त का जो सेल्स रहेगा वो क्या रहेगा, स्टैंडर्ड टर्नओवर हमारा रहेगा। लेकिन क्वेश्चन में जब मैं यहाँ पे फिगर्स देखता हूँ, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन देता है मेरे को, सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड 87,800, ड्यूरिंग द पीरियड मतलब 1 अप्रैल 2022 से लेके 30 जून 2022 87,500, ये जो आपको यहाँ पे टर्नओवर दिया 87,500, ये कौन सा टर्नओवर दिया, ये हमको दिया एक्चुअल टर्नओवर, एक्चुअल टर्नओवर दिया। लेकिन इंफॉर्मेशन जब मेरे को क्वेश्चन में सिर्फ एक्चुअल टर्नओवर नहीं लगेगी, एक्चुअल टर्नओवर के साथ में स्टैंडर्ड टर्नओवर भी लगेगा। तो मैं क्वेश्चन में देखता हूँ यहाँ पे क्या मेरे को क्वेश्चन में उसने स्टैंडर्ड टर्नओवर का फिगर दिया है क्या, स्टैंडर्ड टर्नओवर का। वैसे ये क्वेश्चन मैंने सी इंस्टीट्यूट के मटेरियल से लिया हुआ है। ऐसा ही क्वेश्चन जब सी इंस्टीट्यूट के मटेरियल में बहुत पहले 90s में, कभी याद नहीं एग्जैक्टली मेरे को, लेकिन बहुत पहले ये क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में आया इस तरीके का, कभी बहुत पहले। तो अब वो क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में पहले क्लास में भी कराता था, मतलब इंस्टीट्यूट के मटेरियल में नहीं था उसके पहले से मैं कराते भी आ रहा हूँ। लेकिन इस क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने आपके एक बार आपके मटेरियल में क्वेश्चन को ऐड करी, और इसने इंस्टीट्यूट ने क्या चेंजेस, थोड़े बहुत चेंजेस करी इस क्वेश्चन में। पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे ये एक्चुअल टर्नओवर आपका दिया हुआ है, तो एक्चुअल टर्नओवर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन पहले जो वाले जो क्वेश्चन थे इसी तरह का, उसमें एक्चुअल टर्नओवर के बदले साथ साथ में आपको स्टैंडर्ड टर्नओवर भी दिया हुआ था, तो और एनुअल टर्नओवर, तीनों फिगर दी थी। तो ना ही तो मुझे इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड टर्नओवर दिया है और ना ही तो मुझे एनुअल टर्नओवर दिया। लेकिन जब मैं लॉस ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करता हूं तो मुझे एक्चुअल टर्नओवर के साथ साथ स्टैंडर्ड टर्नओवर और एनुअल टर्नओवर भी लगता है। लेकिन क्या मुझे यहाँ पर एनुअल टर्नओवर या स्टैंडर्ड टर्नओवर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, स्टैंडर्ड टर्नओवर और एनुअल टर्नओवर दिया हुआ नहीं। ये इंस्टीट्यूट ने अभी थोड़ा सा फ्रेम करी क्वेश्चन को, इंस्टीट्यूट के मटेरियल में तो मैंने भी, उन्होंने जैसा है मॉड्यूल में वैसे। अभी आज हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम देखेंगे जितने भी इंस्टीट्यूट के मटेरियल के जितने भी क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आपके हो चुके हैं, एग्जामिनेशन के हो चुके, आरटीपी हो चुके, हर तरह के क्वेश्चन आप कर चुके हो। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड टर्नओवर एंड एनुअल टर्नओवर, वो मेरे लिए चैलेंज है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में स्टैंडर्ड टर्नओवर और एनुअल टर्नओवर दिया हुआ नहीं है। इस चीज को अच्छे से समझना। ओके ओके, अब कैलकुलेट हमको करना पड़ेगा। अब ध्यान से आप लोग यहाँ पे सुनेंगे। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो सर, इंक्रीज इन सेल रेशियो से कैलकुलेट नहीं, अभी कैसे कर सकते हो मैं बोलता हूँ ना, थोड़ा सा पेशेंस रखो, है ना किशन, थोड़ा सा पेशेंस। अब कैसे मैं कैलकुलेट करूं, इसमें को कोई बेस मानना पड़ेगा ना, क्योंकि मेरे सामने क्वेश्चन मार्क है ये स्टैंडर्ड टर्नओवर, ये स्टैंडर्ड टर्नओवर मेरे सामने क्वेश्चन मार्क है, मेरे को ये कैलकुलेट करना है। एट द सेम टाइम ये जो डेट ऑफ फायर से लेके ये जहां से ये एग्जैक्ट 1 साल पहले का, ये डेट ऑफ फायर से लेके यहाँ तक के का मेरे सामने ये एनुअल टर्नओवर, ये एनुअल टर्नओवर भी मेरे सामने क्वेश्चन मार्क है। तो जो ब्लू कलर से हाईलाइट मैंने किया उसमें से एक गिवन है, एक्चुअल टर्नओवर क्वेश्चन में दिया हुआ है, मगर ये जो दो है स्टैंडर्ड टर्नओवर और एनुअल टर्नओवर मेरे को मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, अब ध्यान से अब आप मेरी बात सुनेंगे। क्वेश्चन में उसने हमसे ये कहा, ये 1 साल है, ये 1 साल है, प्लीज इसको आप वो मत करना, मैं बहुत ज्यादा कलर्स ना यूज कर लूं। ये आपका 1 साल है, फिर वो दूसरा साल शुरू हो रहा है वहां से, ये 2021 है, ये 2021 है, फिर आगे का 2022 है। तो मैं कहता हूं कि 2021 में जो भी सेल्स हुआ होगा, 2000, बहुत अच्छे से लॉजिकली बात करेंगे अपन, उसको बहुत अच्छे से समझना। 2021 में जो भी सेल्स हुआ होगा मेरा, क्वेश्चन में कहा कि 2022 में ऐसा एक्सपेक्ट है 15% से सेल्स बढ़ेगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे सेल्स विल बी इंक्रीज बाय 15%। तो ये उम्मीद थी कि 2021 में जो भी सेल्स हुआ उसका 15% से सेल्स यहाँ पे बढ़ेगा, 15% से सेल्स बढ़ेगा। तो मैंने कहा स्टैंडर्ड टर्नओवर, देखो एक आसान तरीका जो है वो लोग ऐसा सोच सकते, लोग क्या सोच सकते हैं, सर पिछले साल का आपको सेल्स दिया ना 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का सेल्स अपने को क्वेश्चन में दिया है,
तो कोई कुछ ऐसा सोच सकता है पूरे साल का 10 लाख रुपए का सेल्स है, तो एक काम करो ना सर, सिंपल सी चीज है, आप एक काम ऐसे करो, 10 लाख का सेल्स है 12 महीने का, तो आप ये देख लो 3 महीने का कितना, इवन बांट दो। ऐसा कोई सोच सकता है, ऐसा कोई सोच सकता है कि ये पिछले पूरे साल का सेल्स आपको यहाँ पे क्वेश्चन में आपको पिछले साल के ट्रेडिंग में दिया 10 लाख रुपए का, तो बोलेगा 10 लाख 12 महीने का, तो ये 3 महीने का कितना प्रोपोर्शनेट निकाल लेगा, 3 महीने का कितना। इसका मतलब वो ये अज्यूम कर रहा है, कि उसका सेल इवन चल रहा है, पूरे साल एक जैसा चल रहा है। और फिर वही बोलेगा कि सर यहाँ पे आप ये 9 महीने का लगा दो एनुअल टर्नओवर में, क्योंकि आपका 1 अप्रैल से लेके एक अप्रैल से लेके आपका यहाँ पे 1 जनवरी तक, 31 दिसंबर तक 9 महीने का लगा दो कि वो 10 लाख रुपए 12 महीने का सेल्स है, तो 9 महीने का कितना, और ये जो आपके 3 महीने का, ये 3 महीने का सेल्स आपको क्वेश्चन में दिया, उसमें ऐड कर दो तो एनुअल टर्नओवर भी आ जाएगा। एक तरीका ये है सोचने का कि आप ऐसा सोचो कि इवन सेल हुआ था, एक जैसा सेल पिछले साल पूरा हुआ था, मतलब एक इवन मतलब पूरे साल में वो सेल जो था आपका कांस्टेंट चल रहा था, कांस्टेंट मतलब एक जैसा सेल हर महीने हो रहा था। लेकिन उससे अच्छा तरीका दूसरा है, जिससे हम एक इंस्टीट्यूट ने भी ऐसा ही करी जैसा अब मैं कहने जा रहा हूं। वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते, थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन आप भी बहुत टैलेंटेड हो, ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे बेटा। तो मैंने कहा पूरे साल का सेल्स है 10 लाख रुपए, लेकिन क्वेश्चन में हमको बोला कि ये साल जो भी सेल्स हो उसका 15% यहाँ पे बढ़ेगा। लेकिन आप खुद सोचो 15% कब बढ़ाऊंगा, यहाँ पे 1 जनवरी 2022 जब चालू हुआ तो यहाँ पे सेल्स मेरा 15% पिछले साल के कंपेयर में 15% से बढ़ा, लेकिन ये 3 महीने 15% से सेल्स बढ़ते हुए चला। लेकिन ये तो डेट ऑफ फायर है ना, ये तो डेट ऑफ फायर, यहाँ पे आग लगी, तो इसके बाद का जो सेल्स का एक्चुअल फिगर है वो कोई 15% बढ़ा हुआ नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है बढ़ा, आग लगी, सेल्स तो इनफैक्ट यहाँ से कम हो गया, यहाँ से कम हो गया। मतलब यहाँ पे जो मेरा सेल्स हुआ, ये जो पोर्शन है जो हाईलाइट करा हुआ है, ये पोर्शन में जो सेल्स हुआ वो मैं कह सकता हूं पिछले साल जो क्वार्टर में जो सेल हुआ होगा यहाँ पे उसका 15% मेरा सेल्स यहाँ पे बढ़ा है, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला कि सेल्स 15% से बढ़ा। बट डोंट टेल मी कि सर यहाँ पे 1 अप्रैल से 15% बढ़ा होगा, क्यों, उसने एक्सपेक्टेड यही था कि पूरे साल 15% से बढ़ेगा, लेकिन 1 अप्रैल को तो आग लग गई यहाँ पे। तो जब आग लग गई यहाँ पे, इसका मतलब सेल्स यहाँ पे 15% नहीं बढ़ा, इनफैक्ट सेल्स जो एक्सपेक्टेड था उससे कम हुआ, एक्चुअल टर्नओवर कम होता है स्टैंडर्ड से, तो यहाँ पे कम हुआ। लेकिन फर्स्ट क्वार्टर जो इस साल का फर्स्ट क्वार्टर था 2022 का, साल शुरू हो रहा 1 जनवरी को, जो फर्स्ट क्वार्टर था 2022 का, उस फर्स्ट क्वार्टर में आपका सेल्स आप बोल सकते हो कि 15% बढ़ा है। मतलब जो भी सेल्स आपका 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में जो भी हुआ होगा, जो भी 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में आपका सेल्स यहाँ पे जो हुआ होगा, वो उसका 15% यहाँ पे बढ़ाऊंगा। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं बच्चों कि मेरा यहाँ पे 2022 में ये 2,50,000 रुपए का सेल्स मेरा फर्स्ट क्वार्टर में हुआ, 2,50,000 रुपए का सेल्स मेरा फर्स्ट क्वार्टर में हुआ, यहाँ पे 2,50,000 रुपए मेरा फर्स्ट क्वार्टर में 2,50,000 रुपए का सेल्स हुआ। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सर ये जो 2,50,000 रुपए फर्स्ट क्वार्टर में सेल्स हुआ, ये आपका 15% बढ़ के हुआ, सही बात है। अगर नॉर्मली 100 होता है तो ये 115 हुआ, परसेंटेज वाइज बोलता, अगर नॉर्मली मेरा अगर 100 का सेल होता है तो यहाँ पे 115 का सेल्स हुआ। तो जब ये 115 का सेल्स अगर यहाँ पर हुआ, 115 का सेल्स अगर आपका यहाँ पर हुआ, तो क्या मैं ये निकाल सकता हूँ कि इस पीरियड का सेल्स कितना, ये वाले इस पीरियड का अगर क्या मैं निकाल सकता हूँ कि मेरा इस पीरियड का सेल्स कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो सेल्स हुआ मेरा, यहाँ पे जो भी सेल्स हुआ मेरा, एक सेकेंड, यहाँ पे जो भी सेल्स हुआ मेरा, यहाँ पे जो भी सेल्स हो वो 15% बढ़ा है, क्योंकि नया साल शुरू हुआ, और ये 15% जो बढ़ा है, तो यहाँ पे जो सेल्स होगा इस वक्त में उसका 15% बढ़ा है। तो अगर मैं ये बोल, थोड़ा सा ट्रिकी मगर पेशेंस रखना, 5 मिनट में जब मैं लिखूंगा तो और क्लियरिटी आएगी। तो मैंने कहा कि इसका सेल्स मेरे को पता है, 2,50,000 रुपए सेल्स मेरे को पता है। तो मैंने कहा कि इस वक्त में मेरा ये 3 महीने में 2,50,000 रुपए का सेल्स हुआ, तो 2,50,000 रुपए 15% बढ़ के सेल आया, अच्छी बात है, 115 है। तो फिर मेरा 100 कितना, अगर ये 2,50,000 100 2,50,000 रुपए, अगर बेटा 2,50,000 115 है तो फिर 100 कितना, एक मिनट, 2,50,000 अगर 115 है तो 100 कितना, वो आता है 2,173,91। ये सेल्स आपका एक्चुअल सेल 2 लाख, यहाँ पे इस पीरियड में 2,50,000 ही सेल हुआ है, लेकिन ये जो सेल है 2,50,000 का वो 115 है, गलत नहीं, 115 है क्योंकि 15% सेल्स बढ़ा। लेकिन यही सेल्स पिछले साल इस क्वार्टर में हम क्या, ये स्टैंडर्ड टर्नओवर दिया नहीं, मैं दूसरे तरीके से स्टैंडर्ड टर्नओवर निकाल रहा हूं, एक कोई लॉजिक लगा के।
तो मैं बोलता हूं कि इस वक्त में मेरा सेल्स 2,50,000 हुआ है, लेकिन ये पिछले साल के सेल्स में 15% ज्यादा है। इसका मतलब ये 3 महीने में, पिछले साल यहां पर 3 महीने में आपका 217391 का सेल्स हुआ होगा, 217391 का सेल्स हुआ होगा, मैं ऐसा मान रहा हूं। ये एक तरीका है और ये लॉजिकली मेरे को सही भी लगता है कि यहाँ पर आपका 15% पूरे साल वैसे बढ़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आग लग गई तो डेट ऑफ फायर हुआ, तो क्या उसकी वजह से यहाँ पे सेल्स बढ़ाऊंगा? क्या उसकी वजह से यहाँ पे आपका क्या चीज उसकी वजह से क्या पे सेल्स बढ़ाऊंगा? नहीं, यहाँ तो इनफैक्ट सेल्स कम हो गया। तो ये जो आपका पहले क्वार्टर में कोई आग वाग नहीं लगी थी, बराबर चल रहा था सब, तो यहाँ पे आपका सेल्स ये 15% से बढ़ा हुआ था। तो ये 21,731 सेल्स आपका पिछले साल हुआ होगा, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर में 15% सेल्स बढ़ा। अब आप मेरे को बताओ, बच्चे सही जवाब दे रहे हो आप, ओके ओके। अब आप मेरे को बताओ कि ये जो 21,731 यहाँ पे सेल्स हुआ होगा, लेकिन पूरे साल का, पिछले साल के पूरे साल का मेरे को सेल्स पता है। हाँ सर, पूरे साल का सेल्स आपका जो पिछले साल का है 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का सेल्स है। तो मैं लॉजिकली ये बोल सकता हूँ 10 लाख रुपए का जो पिछले साल का सेल्स है, उसमें से ये 3 महीने का सेल्स 21,731 है, 21,731 है। और जो भी 10 लाख में से 21,731 में माइनस कर दूंगा, पिछले साल का पूरा सेल है 10 लाख रुपए का, उसमें से 21,731 माइनस कर दो पहले क्वार्टर का सेल जो है, और जो बचा हुआ सेल्स रहेगा ये 9 मंथ्स का रहेगा, ये 9 मंथ्स का रहेगा। तो 9 मंथ्स का सेल अपने को यहाँ का पता चल गया, तो 9 महीने का उतना, तो 3 महीने का कितना प्रोपोर्शनल, ऐसा निकालो। तो इंस्टीट्यूट ने इस तरीके से कैलकुलेट करी, ये लॉजिक लगा, एंड दैट लॉजिक इज प्रॉपर, सही है लॉजिक कि भाई यहाँ पे सेल्स 15% से बढ़ा था, अब मेरे को स्टैंडर्ड टर्नओवर निकालना है। तो मैंने बोला कैसे निकालू, 10 लाख तो पूरे साल का है, लेकिन मैं बोला रुको, यहाँ पे सेल्स 2,50,000 रुपए का है, ये 15% बढ़ा है, मतलब इस 100% 21,731 यहाँ पे सेल्स हुआ पिछले साल, इसमें इसका यहाँ पे 15% इस क्वार्टर में बढ़ गया। मगर ये 10 लाख रुपए में से ये 21,731 मुझको पता चल गया बच्चों, तो 21,731 यहाँ का सेल्स है, तो बचा हुआ सेल्स ये 9 मंथ्स का होगा, 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर। तो 9 मंथ का सेल्स बचा हुआ होगा, जो भी 10 लाख में से ये माइनस करूंगा, बचा हुआ सेल्स यहाँ करेगा। तो अगर वो 9 मंथ का है तो ये 3 मंथ्स का कितना, तो 3 मंथ्स का सेल्स मेरे को स्टैंडर्ड टर्नओवर पता चल जाएगा। इस तरीके से कैलकुलेट करा गया है। तो एनुअल टर्नओवर, नो 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 नो, एनुअल टर्नओवर क्या लिखे हो? ओके, अभी यहाँ पे सुनो तुम, ठीक है। अब इस तरीके से, तो अब इसको मैं किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो हमारा क्लेम ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक यहाँ पे हो गया है, मैं बताता आपको कैसे प्रेजेंटेशन आपका होना चाहिए। आप यहां पे लिखोगे, ओके, यहां पे देखो क्या आप इस, ये ज्यादा लॉजिकल है, तो इस तरीके से आपने करना। फर्स्ट वाला E1 वाला भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लू दिया है सेल्स बड़ा है, सेल्स बड़ा है, ये सब नहीं बोलता तो फिर आप वैसे करते तो प्रॉपर है। लेकिन अपन यहाँ ज्यादा लॉजिकली ये तरीका कि सेल्स, मैं अब लिखता हूँ ना, आप घबराते क्यों? सेल्स बड़ा है, अपन भी इंस्टीट्यूट ने जैसा करी वैसे ही अपन भी करते हैं उसको, ओके, डोंट वरी। यहाँ पे जब दिया है इंक्रीज इन सेल्स, उसको यूटिलाइज करेंगे, तब आप यहाँ पे लिखेंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट, इसी क्वेश्चन का ये लॉस ऑफ प्रॉफिट। आप अपने नोटबुक में हेडिंग भी दे देना आपने, लॉस ऑफ प्रॉफिट। वैसे तो मैं आपको सच बताऊं, मुझे नहीं लगता कि इंस्टीट्यूट क्वेश्चन में, आप एग्जामिनेशन में ऐसा आपके साथ करेंगी, ऐसा क्वेश्चन आ गया और ऐसा वो आपको, मेरे को ऐसा लगता है यहाँ पे डिफिकल्ट करके दिया, लेकिन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको स्टैंडर्ड टर्नओवर और एनुअल टर्नओवर वो आपको अलग से क्वेश्चन में दे देगा, वो आपको क्वेश्चन में अलग से दे देगा। वो तो वो पहले भी दिया हुआ था, अभी इंस्टीट्यूट ने चेंज करी तो मैंने भी चेंज करा, ओके, तो आपको अलग से दे देगा, ओके ओके, ध्यान से अब मेरी बात ध्यान से आप सुनेंगे, यहां पे लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ क्लेम ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट, या आप लिखो कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट आप लिखेंगे, ओके। कैलकुलेशन ऑफ टोटल लॉस ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ टोटल लॉस ऑफ प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? इन रिस्पेक्ट ऑफ, लिखते जाएंगे आप साथ में, इन रिस्पेक्ट ऑफ रिडक्शन इन टर्नओवर, रिडक्शन इन टर्नओवर। सो रिडक्शन इन टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, मल्टीप्लाई बाय ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ओके। अब यहां पे आप इसके बाद 2 लाइन का स्पेस रखना और यहां पे लिखना
in respect of additional expense, in respect of additional expenses. ओके, फिर यहां पे टोटल, उसके बाद लेस सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो आपका जो यहां पे आएगा दैट विल बी टोटल अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट, टोटल अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ध्यान से इसको समझना। इसके बाद अपन एवरेज क्लॉज लगेगा नहीं लगेगा पता नहीं, तो यहां पे आप हेडिंग दे देंगे एवरेज क्लॉज। ठीक है, एवरेज क्लॉज यहां पे, और उसको फिर अपन बाद में यहां पे लिख लेंगे। एवरेज क्लॉज लगेगा नहीं लगेगा आप उतना स्पेस छोड़ देना बेटा। उसके बाद अपन जो वर्किंग नोट बनाते, ध्यान से बहुत। अब वर्किंग नोट जब मैं बनाऊंगा तो मेरे को सबसे पहले आप लॉजिकली बताओ कि क्या अपन वर्किंग नोट हमेशा कौन सा बनाते, रिडक्शन इन टर्नओवर से शुरू करते। मगर आप मेरे को बताओ रिडक्शन इन टर्नओवर के लिए मेरे को कौन कौन से फिगर्स लगती है, मुझे लगता है स्टैंडर्ड टर्नओवर। तो क्या मुझे स्टैंडर्ड टर्नओवर क्वेश्चन में दिया हुआ है? क्या क्वेश्चन में स्टैंडर्ड टर्नओवर दिया हुआ नहीं है? तो अपन क्या करेंगे, पहले अपन कैलकुलेट करते कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड टर्नओवर, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड टर्नओवर। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं, पहला आप स्टैंडर्ड टर्नओवर कैलकुलेट कर रहे हैं, स्टैंडर्ड टर्नओवर। अब ये स्टैंडर्ड टर्नओवर क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, आपको समझने के लिए लिख रहा है, एग्जाम में मत लिख देना यहाँ पे। बिकॉज स्टैंडर्ड टर्नओवर नॉट गिवन इन क्वेश्चन, टर्नओवर इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन में स्टैंडर्ड टर्नओवर नहीं दिया हुआ है, स्टैंडर्ड टर्नओवर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो उसके लिए अपने को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड टर्नओवर मैं कैलकुलेट करता हूं, लेकिन सबसे पहले आप इस लॉजिक को समझना है कि मेरे पिछले साल मेरे को ये मुझे ये ब्रेकअप करना है इसका यहाँ पे कि भाई इस साल आपका टोटल जो आपका ये हुआ, मुझे ये ब्रेकअप करना है कि इस साल जो आपका यहाँ पे टोटल सेल्स हुआ उसमें से भाई इस मंथ इसका ये 3 महीने का आप पहले अलग कर दो तो 9 महीने का पता चल जाएगा। तो मैं इस तरीके से लिखता हूँ, आप भी वैसे ही लिखना, लेकिन पेशेंस रखना, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर लूंगा पॉइंट लिखे बाद। तो आप यहाँ पे लिखो, पहले तो आप ये लिखो, स्टैंडर्ड टर्नओवर पे आता हूं मैं, उसी में लिखना, लेकिन ब्रेकअप ऑफ सेल्स फॉर द ईयर, ब्रेकअप ऑफ सेल्स फॉर द ईयर 2021। तो पहले बस स्टैंडर्ड टर्नओवर ही कैलकुलेट कर, लेकिन उसके लिए एक पॉइंट अपन पहले ही लिख। अब मेरे को बताओ सेल्स ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022, सॉरी सेल्स ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर 2021। अब मुझे बताओ यहां पे जो सेल्स अपने को 2,50,000 रुपए का, ये सेल्स कब का दिया, ये सेल्स जो आपको 2,50,000 रुपए का दिया, ये सेल्स आपको कब का दिया, यहाँ पे सेल्स जो 2,50,000 रुपए का जो उसने दिया, ये कब का दिया, 1 जनवरी 2022 से लेके 31 मार्च 2022 इस साल का। लेकिन जो ये सेल्स है ये 15% आपका बढ़ा हुआ है, मतलब ये 115 है, तो 100 कितना, तो ये आपका अगर ये 2,50,000 आपका 115 है तो 100 कितना, तो वो आपका आता है, यहां पे आप लिखेंगे, वो आपका आता है यहाँ पे 2,17,391। तो ये सेल्स कब का हुआ, इस चीज को समझना आपने, ये सेल्स कब का हुआ, ये सेल्स यहां पे बच्चों इस पीरियड का हुआ, इस पीरियड का सेल्स हुआ, इस पीरियड का ये सेल्स, तो इस पीरियड का ये सेल्स हुआ। अब इसका मतलब 10 लाख रुपए में से इस पीरियड का सेल्स हमने निकाल लिए, तो 9 महीने का सेल्स कितना होगा, तो बैलेंसिंग फिगर जो आप करेंगे 9 महीने करेगा। तो आप यहां पे उसके बाद लिखेंगे फर्स्ट क्वार्टर, मतलब यहां पे इसको कंफ्यूज मत हो ना, फर्स्ट क्वार्टर में लिख देता हूं ऐसे कि ये आपका सेल्स है 1 जनवरी 2021 से लेके 31 मार्च 2021। हाँ, ये सेल्स ऑफ फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 21। ओके, अब उसके बाद रिमेनिंग 9 मंथ सेल्स फॉर द रिमेनिंग 3 क्वार्टर्स लिख लेता हूं, रिमेनिंग 9 मंथ्स, रिमेनिंग 9 मंथ्स। ओके, 9 मंथ्स ऑफ 2021, रिमेनिंग 9 मंथ्स भी ब्रैकेट में लिख दो, यहां पे एक मिनट रुको।
आपका 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 दिसंबर 2021 ऑफ 2021। अब आप मेरे को बताइए, टोटल सेल्स बच्चों था 10 लाख रुपए का। टोटल सेल्स कितना था 2021? 10 लाख। उसमें से पहला क्वार्टर का 217391 है, तो बचे हुए 9 महीने का कितना होगा? 10 लाख माइनस 2179391, तो ये आपका आता है 782,609। ओके, एक सेकेंड रुकिए। ओके, 782,609। ओके, तो ये अब आपका टोटल सेल्स, आपका ब्रेकअप आपने ला लिए। 10 लाख रुपए आपका यहाँ पे टोटल आएगा, ये 10 लाख रुपए टोटल। इतना आपको समझा बेटा? पहले से अभी स्टैंडर्ड टर्नओवर को साइड में रखो। मैंने 2021 का जो 10 लाख रुपए क्वेश्चन में दिया, 10 लाख रुपए का मैंने यहाँ पे क्या किया? ब्रेकअप किया। तो ब्रेकअप बोला पहले क्वार्टर, जो कि पहला क्वार्टर कहां से आपका? 1 जनवरी से 31 मार्च, फिर 1 अप्रैल से 31 दिसंबर। तो ये आपको एक साल का ये ब्रेकअप दिया। अब मैं स्टैंडर्ड टर्नओवर निकालता हूं। अब स्टैंडर्ड टर्नओवर मैं अब यहां पे लिखता हूं नीचे, यहां पे अब आप लिखेंगे उसके बाद नीचे में यहां। अच्छा, यहां पे एक नोट लिख लो, एक नोट लिखो यहां पे रेफर नोट लिख लिया। यहां पे आपको रिवीजन के वक्त आसानी जाए। रेफर नोट, यहां पे नोट लिखो, सेल्स फॉर द फर्स्ट क्वार्टर, sales for the first quarter of 2021 is computed on the basis of sales of the first quarter of 2022। तो आपने 2021 के पहले क्वार्टर का सेल्स कैसे निकाले? 2022 के सेल्स को, मगर 15% बढ़ा था, तो 100 कितना, तो आपने वो यहाँ पे प्रोपोर्शनेट निकाले। 10 लाख टोटल सेल्स था, तो फर्स्ट क्वार्टर का इतना, तो रिमेनिंग 9 मंथ्स का कितना। ओके, अब यहाँ पे अब उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे स्टैंडर्ड टर्नओवर। ओके, स्टैंडर्ड टर्नओवर, स्टैंडर्ड टर्नओवर इक्वल्स टू, अब आप ध्यान से अब आप सुनिए। मैं अगर कहता हूं स्टैंडर्ड टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करो, मैं कहता हूं कि मेरा 9 मंथ्स का जो सेल है, यहाँ पे जो 9 मंथ का सेल है 782,609, ये कब से कब तक है? ये है आपका 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर। तो ये 9 मंथ्स का अगर है, ये अगर 9 मंथ्स का है, ये 9 मंथ्स का अगर है, तो फिर 3 मंथ्स का कितना? 3 मंथ्स का कितना? तो ये आता है 782,609। अगर ये 9 महीने का, तो 3 महीने का कितना? वो आता है आपका 260,870। तो ये आपका स्टैंडर्ड टर्नओवर है। मैं फिर से कह रहा हूं, ये स्टैंडर्ड टर्नओवर कैसे निकाले आपने? पहले तो जो पिछले साल का 10 लाख का सेल था, पहले क्वार्टर का अलग कर दी, तो ये 9 महीने का, तो ये 9 महीने में स्टैंडर्ड टर्नओवर आ रहा है। तो ये 9 महीने का अगर है, तो 3 महीने का कितना? 3 महीने का कितना? 260,870। डन। तो हमने इस तरीके से स्टैंडर्ड टर्नओवर अपना निकाल ली। क्या अब हम लोग, ये हमारे किससे आपने वर्किंग बना ली? रिलेटेड टू स्टैंडर्ड टर्नओवर। अब मेरे को एनुअल टर्नओवर के भी फिगर लगेंगे, लेकिन जो वर्किंग नोट नंबर 4 बनाते हैं, वहीं पे एनुअल टर्नओवर की भी फिगर निकाल लेंगे। ओके, इतना सबने लिखे क्या? मुझे आप पहले बताओ, इतना सारे बच्चों ने लिख लिए? ओके, ओके, इतना सारे बच्चों ने लिखे? हाँ और ना? मेरे को बताओ, यहां तक स्टैंडर्ड टर्नओवर आप लोगों ने निकाले? स्टैंडर्ड टर्नओवर आप सबने लिख ली? यस सर। ओके अमित, ओके, डन। अब यहां पे अच्छा, मेरे को चलो फिर से कहता हूं, मुझे बताओ ये आपने स्टैंडर्ड टर्नओवर क्यों कैलकुलेट करे? क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया, पहली चीज। दूसरी चीज, ऐसे क्यों कैलकुलेट करे? तो उसने हमने इस तरीके से सोचे कि इस साल 2022 में हमारा सेल्स बढ़ा, लेकिन 3 महीने बाद ही आग लग गई,
तो पहले क्वार्टर में जो सेल्स हो वो 15% पिछले साल के इसी वक्त के क्वार्टर से 15% ज्यादा है। तो अगर इस साल वो 115 तो 100 कितना, तो पिछले साल का पहले क्वार्टर की सेल्स की फिगर निकाल ली। पूरे साल में पिछले साल 10 लाख का सेल हुआ, तो पहले क्वार्टर में जितना हुआ उसको माइनस कर, तो रिमेनिंग 9 मंथ्स का आ गया। तो वो रिमेनिंग 9 मंथ्स का है, तो 3 महीने का कितना, ये कैलकुलेट करके अपन ने आकाश क्या करे, अपन ने उसका सेल्स 3 महीने का निकाल ली स्टैंडर्ड टर्नओवर। अब एनुअल टर्नओवर भी निकालना है, लेकिन वो अपन निकाल लेंगे जब एनुअल टर्नओवर की वर्किंग नोट आएंगे। अब यहाँ पे अपनी वर्किंग नोट नंबर थोड़े से इस क्वेश्चन में चेंज हो गए। सेकेंड इज रिडक्शन इन टर्नओवर, सेकेंड इज रिडक्शन इन टर्नओवर। तो स्टैंडर्ड टर्नओवर जो आपने अभी कैलकुलेट करे वर्किंग नोट नंबर 1 पे, तो वर्किंग नोट नंबर 1 में आपने कैलकुलेट करे स्टैंडर्ड टर्नओवर आपका, तो स्टैंडर्ड टर्नओवर कितना आ रहा है 2,60,870 ऐड। अब पिछले साल इस वक्त में 260,870 का सेल्स हुआ था। ओके, पिछले साल इस वक्त में 260,870 का सेल्स हुआ था, लेकिन इस साल उम्मीद थी कि हमारा सेल्स 15% से बढ़ेगा। सो इंक्रीजिंग ट्रेंड है, इंक्रीजिंग ट्रेंड कितने परसेंट है 15%। तो आपका 2,60,870 का अगर मैं 15% बोलूं, 2,60,870 का अगर मैं 15% बोलूं, तो कितना आता है आपका 39,130 ले लो, 39,130। ओके, 39,130.5 है, तो उसको 31 भी लिखे तो आप चलता है, इसको 31 भी लिखे तो चलेगा। ओके, सो आपका ये आ गया 260, यहाँ पे ये अप्रोक्स का, ठीक है। सो 260,870 प्लस 39,131, सो ये आता है आपका 3,01 रुपीज आ रहा है। ओके, तो लेस एक्चुअल सेल, लेस एक्चुअल सेल्स कौन से पीरियड का, आपका सेल्स 1 अप्रैल 2022 से लेके 30 जून 2022 का सेल्स। ओके बच्चों, ठीक है। अब एक्चुअल सेल्स क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है भाई, ये एक्चुअल सेल दिया है 87,500, एक्चुअल सेल दिया हुआ है 87,500, तो मैंने यहां पे लिखा 87,500, ये आपका एक्चुअल सेल है। सो आपका रिडक्शन इन टर्नओवर कितना आ गया, रिडक्शन इन टर्नओवर आपका आ गया 2,12,501, 2,12,501। तो ये आ गया हमारा रिडक्शन इन टर्नओवर। अब बच्चों उसके बाद नेक्स्ट वर्किंग नोट जो रहती है वो क्या रहती है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। क्या रहती है वो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। हाउ वी कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, ध्यान से इस क्वेश्चन को इंस्टीट्यूट ने थोड़ा डिफिकल्ट करी, लेकिन कोई घबराने वाली बात नहीं है, बस आप मेरी बातों को ध्यान से सुनना। बच्चों पिछले साल का नेट प्रॉफिट देखो, देखो कितना है, हमने देखे पिछले साल का जो नेट प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है, क्वेश्चन में देखो यहाँ पे 50,000 रुपए, 50,000 रुपए। अरे सर 50,000 रुपए नेट प्रॉफिट, आपकी बात सही है, मगर क्वेश्चन में इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस बताया है क्या। अब उसने ये कहा कि यहाँ पे स्टैंडिंग चार्जेस, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस बताया है, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस भी कितना है 50,000 रुपए, तो मैंने यहाँ पे लिखा 50,000 रुपए इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ये भी क्वेश्चन में दिया है। पिछले साल का सेल्स था मेरा 10 लाख रुपए का, तो करो कैलकुलेट यहाँ पे 50,000 प्लस 50,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, ये आता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। इसमें लॉस ऑफ प्रॉफिट में बच्चों कितना ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ रहा है मेरा 10% आ रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब क्वेश्चन में उसने कहा कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को 5% से कम करो। अब 5% किसका क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं कर रहा है कि लॉस ऑफ स्टॉक के लॉस ऑफ प्रॉफिट, तो इट इज इंप्लाइड दैट कि वो दोनों में 5-5% कम हमको करने कह रहा है। इवन दो दोनों का ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने का तरीका अलग है, लॉस ऑफ स्टॉक में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अलग कैलकुलेट होता है, लॉस ऑफ प्रॉफिट में लॉस ऑफ प्रॉफिट में हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अलग तरीके से कैलकुलेट होता है। मगर यहां पे हमको उसने बोला 5%, तो अब दोनों में 5-5% कम कर देंगे, तो आप यहां पे लिखोगे लेस डिक्रीज इन
ऐसे लिखो, डिक्रीजिंग ट्रेंड इन ग्रॉस प्रॉफिट। ये कितने परसेंट बोला उसने? 5%। तो 10 में से 5 चला जाएगा बेटा, 10 में से 5 चला जाएगा तो कितने परसेंट बचा? 5% ये आपका बचा। अब हमने यहाँ पे रिडक्शन इन टर्नओवर भी कैलकुलेट कर ली, जीपी रेशियो भी कैलकुलेट करे। उसके बाद जो तीसरी वर्किंग नोट बच्चे होती है वो कौन सी वर्किंग नोट है? तीसरी वर्किंग नोट आपकी होती है लॉस एडिशनल एक्सपेंस। तो आप यहां पे लिखेंगे अब एडिशनल एक्सपेंस, एडिशनल एक्सपेंस, एडिशनल एक्सपेंसेस लीस्ट ऑफ द बिलो क्वेश्चन नंबर ये आपका था ये हो गया था। ओके, जस्ट 1 मिनट बेटा। ठीक, पहला आपका इसमें एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस। तो एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस आपने कितना करे, क्या क्वेश्चन में उसने को अपने को बताया है क्या? एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस क्या क्वेश्चन में उसने को हमको बताया क्या? अरे एनुअल, अच्छा एनुअल टर्नओवर आप, चलो ठीक है, अभी एनुअल टर्नओवर यहाँ पे लगेगा। वैसे यहां पर भी डायरेक्ट लिख सकते हैं लेकिन आपको वैसी आदत है, चलो ठीक है, एक काम करो, आई एम सॉरी, अब यहाँ पे एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर लिखो। वैसे आप उस वर्किंग में भी डायरेक्ट लिख सकते हो उसको, वहां पे भी कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन ठीक है, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर और इसके बाद फिर एडिशनल एक्सपेंस करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से आप मेरी बात सुनिए। तो एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर हम कैलकुलेट अगर अभी अपन यहाँ पे करें तो सबसे पहली बात आपका यहाँ पे कि मुझे तो ये वाली फिगर चाहिए, मुझे तो ये वाली फिगर चाहिए। यहाँ पे कौन सी फिगर चाहिए आपको? यहाँ पे ये एनुअल टर्नओवर है, तो यहाँ पे पहले क्वार्टर की फिगर तो मुझे पता है ना बच्चे, ये जो पहले क्वार्टर की फिगर है आपकी, ये क्वार्टर, या तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं आपको 9, जो आपका 9 मंथ से आपका ये 9 मंथ्स की फिगर तो आपको पता है ना, यहाँ से ये आपने कैलकुलेट करे ना। इसको जब आपने कैलकुलेट करे ये आई 217391 आई, लेकिन मैं ये 9 मंथ्स की तो बोल सकता हूँ ना कि 10 लाख रुपए में से मेरा 217391 ये 9 मंथ्स का आ गया, और ये जो 3 मंथ्स का मेरा यहाँ पे सेल्स हुआ, ये 3 मंथ्स का सेल्स मेरे को क्वेश्चन में 2,50,000 है, तो मेरा एनुअल टर्नओवर निकल आएगा ना। यहाँ पे समझ में आया क्या कहा? ये पूरे साल का 10 लाख था, 10 लाख में से 217391 इसका था यहाँ पे, तो 10 लाख में से पहले क्वार्टर का फिगर हटाए तो ये 9 मंथ्स का आपको पता चल गया, ये 9 मंथ्स का। और जो ये वाला जो 3 मंथ्स था आपका, यहाँ पे 3 मंथ्स का जो, तो इसका आपको 2,50,000 रुपए क्वेश्चन में दिया हुआ है ये यहाँ पे इसका। तो आपका यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा, आपका यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा एडजस्टेड, पहले एनुअल टर्नओवर लिखो, एनुअल टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर। ठीक है, अब यहां पे एनुअल टर्नओवर इस तरीके से लिख लेना आपने, एनुअल टर्नओवर ये आपका 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 दिसंबर 2021 का टोटल 10 लाख था पिछले साल का सेल्स, उसमें से पहले क्वार्टर का जो सेल्स था आपका 2173 कितना था? 217 अपने कैलकुलेट करें अभी, पहले को 217391, 217391, 217391, तो 10 लाख में से 217391 ये पहले क्वार्टर आपने हटा दिए, तो ये 9 मंथ्स का आपका है 782609। अब आपका यहाँ पे 1 अप्रैल 2022 से लेके 30 जून 2000, एक सेकेंड, डेट ऑफ फायर जस्ट 1 मिनट, नो, 1 जनवरी 2022 से लेके 31 मार्च 2022 का, इसका सेल्स आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 2,50,000 रुपए। तो ये आपका यहाँ पे 2,50,000 रुपए, तो ये आपका आ गया 782609 प्लस 2,50,000, तो ये आपका आ गया 10,32,609। ये आ गया आपका एनुअल टर्नओवर यहाँ पे। अब इसमें अपन ऐड करेंगे, ऐड जो आपका ट्रेंड है, इंक्रीज ट्रेंड,
इंक्रीज इन ट्रेंड 15%, किसका? आपका 10। एक और चीज इंपॉर्टेंट, जस्ट 1 मिनट, ये इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे कि ध्यान से मेरी बात सुनना बेटा। इतना लिखे आप सबने? इतना आपने सबने लिखे? ओके। अब बड़ा इंटरेस्टिंग एक पड़ाव आ रहा है, मैं इस पे नोट लिखा दूंगा। अब आपने कहे सर चलो चलो चलो, ये थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है, ध्यान से बेटा। आपने कहे चलो चलो सर, ये जो आपका दिया 10,32,609, ये 10,32,609, सर चलो इसका आप फट से, आपका इंक्रीजिंग ट्रेंड था 15% इंक्रीजिंग ट्रेंड क्वेश्चन में बोला है, तो ये जो है इसका 15% सीधा आप ट्रेंड लगा दो। मैंने कहा रुको रुको रुको, इंस्टीट्यूट कहती है भाई ये जो 2,50,000 रुपए ये ऑलरेडी 15% बढ़ा हुआ है। बढ़ा हुआ है कि नहीं? क्योंकि ये इस साल में आ रहा है। ये 2,50,000 रुपए इंस्टीट्यूट कहती है कि उन्होंने ये माने कि भाई ये 2,50,000 पे तो ऑलरेडी 15% आपका ट्रेंड बढ़ा हुआ है। 15% इस पे ऑलरेडी क्या ट्रेंड बढ़ा, ये वाले पीरियड में ऑलरेडी ट्रेंड बढ़ा हुआ है। तो मेरे को जब देखो, अगर नहीं पता रहता तो मैं तो सीधा यही बोलता कि अगर मेरे को ये फिगर डायरेक्ट क्वेश्चन में दी हुई रहती तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं सीधा का सीधा इस पे कितने परसेंट लगाता? 15%। लेकिन मेरे पास बाइफर्गेशन है, ये पिछले फाइनेंशियल ईयर के 9 मंथ है और ये इस फाइनेंशियल ईयर के 3 मंथ है। अब आप मेरे को बताओ बच्चों, में नोट लिखा के, आप मेरे को बताओ, अगर मेरे को क्वेश्चन में डायरेक्ट 10,32,609 ये वाली फिगर अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली दी, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे बेटा। हाँ वेरी गुड वेरी गुड सहानी, आकाश सहानी, सही जवाब, सही आपने सोचो। क्योंकि बच्चों अगर मेरे को क्वेश्चन में 10,32,609 अगर दिया हुआ रहता डायरेक्ट, तो मैं बोलता, मैं कुछ सोच भी नहीं सकता था। फिर पहले मेरे को क्या पता कि बाइफर्गेशन नहीं पता रहता था, तो मैं सीधा उस पर 15% लगा देता था। लेकिन मेरे को क्वेश्चन में बाइफर्गेशन पता है कि ये जो 3 महीने वो इस साल है, इसमें ऑलरेडी 15% का ट्रेंड है। क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर तो 31 दिसंबर को खत्म हुआ, एनुअल टर्नओवर ले तो इस साल का भी 3 महीने आया, तो इसमें तो 3 महीने ऑलरेडी एडजस्टेड है। तो मैं इस पर नोट लिखाता हूं। तो इसीलिए यहां पे मैंने यहां पे कहा कि भाई मैं 7 लाख, ये जो 82,609 जो आपको दिख रहा है, 7,82,609, इसी का 15% मैंने लिया। अब दिमाग में बात आती, सर आपने उसका 15% क्यों लिए? वो 15% मैंने इसीलिए सिर्फ उसका लिया, द इंक्रीज इन ट्रेंड। अपन इसको फिर से क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे, लेकिन आप यहां ध्यान से, द इंक्रीज इन ट्रेंड ऑफ सेल्स had been applied to the sales of 2021 only, as the sales figure of the first quarter of 2022 was already ट्रेंड एडजस्टेड मतलब वो ऑलरेडी सेल्स बढ़ के है बेटा। तो 2 लाख, वेरी गुड अमित, वेरी गुड बेटा। तो आपका ये 7,80,609 पे आपका 15% लगेगा। ये लॉजिक समझा? मैं यहां पे सिर्फ इसी पे क्यों लगा रहा हूं, सिर्फ इसी पे क्यों लगा रहा हूं, ये 2,50,000 पे क्यों नहीं लगा रहा हूं? ये क्योंकि 2,50,000 2022 का है, 2,50,000 कौन से साल का? 2022 का है, पहले क्वार्टर का। तो वो तो ऑलरेडी ट्रेंड इंक्लूड है इस साल का सेल्स वैसे ही 15% से बढ़ा हुआ, तो 2,50,000 आपका ये बढ़ा हुआ है ऑलरेडी, तो उसमें अपने को ट्रेंड दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है। देखो क्वेश्चन में उसने ईमानदारी से एनुअल टर्नओवर दे देता, स्टैंडर्ड दे देता, इतना हेडेक ही नहीं होता। लेकिन स्टैंडर्ड और एनुअल नहीं दिया तो ये सब क्वेश्चन अराइज हो रहे, फिर आपने स्टैंडर्ड कैलकुलेट करे, फिर एनुअल कैलकुलेट करे, मगर फिर एनुअल में जब आप ट्रेंड लगा रहे तो आपने सोचा अरे नहीं यार, ये जो इस साल के जो पहले क्वार्टर में तो ऑलरेडी 15% बढ़ा हुआ है, तो पिछले 9 महीने में नहीं बढ़ा, तो इसी को आप लगा रहे हो। तो क्वेश्चन में स्टैंडर्ड और एनुअल टर्नओवर की फिगर्स नहीं दी हुई, तो इसलिए ये सब चीजें आ रही है। लेकिन आपको इंस्टीट्यूट के मटेरियल में क्वेश्चन कवर, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि क्वेश्चन को अच्छे से समझ के एग्जाम हॉल में जाना है। तो आप मुझे बताओ, ये अगर आप 15% जब आप यहां पे लगाते हो बच्चों, तो कितना होता है? 7,82,609 का 15% ये आपका आता है 117,391 आ रहा है। ओके, तो यहां पर आपने ट्रेंड ऐड करे तो ये आ गया आपका एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। ओके, तो ये कितना आ रहा है? 10,3
32,609 प्लस 117,391, तो ये आता है आपका 11,50,000 रुपए, 11,50,000 रुपए। ओके, तो आगे एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। अब अपन आ जाते वर्किंग नोट नंबर 4, जो कि आपकी एडिशनल एक्सपेंस की, एडिशनल एक्सपेंस की। अब कुछ बच्चों के दिमाग में सर ऐसे क्वेश्चन तो पहले भी आए ना, जिसमें अपन एनुअल टर्नओवर में ट्रेंड ऐड करते, लेकिन मेरे को बाइफरगेट करके नहीं मिलता था ना, जो भी क्वेश्चन करे तो इस साल पता रहता था कि इस साल के पहले क्वार्टर का इतना सेल है, नहीं तो अपने को ऐसे ही क्या, यहाँ पर अपने को पता है और पहले वो इस साल का सेल है पहले क्वार्टर का वो 2,50,000, तो वो इंक्रीजिंग ट्रेंड पे, तो उस पर दोबारा ट्रेंड लगाने की जरूरत नहीं है। एडिशनल एक्सपेंसेस, तो आप यहां पे लिखेंगे लीस्ट ऑफ द बिलो शैल बी अलाउड। ओके, सो यहां पे इसमें पहला आपका जो पॉइंट आता है एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस 11,50,000, यस एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस। क्वेश्चन में एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस कितना दिया, एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस आपको क्वेश्चन में दिया 60,000 रुपीज का, तो यहां पर आप लिख लो 60,000 रुपीज। सेकेंड, सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस, सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस मल्टीप्लाई बाय ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस मल्टीप्लाई बाय ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। अब ध्यान से सुनेंगे बच्चों, अब क्वेश्चन में मुझे बताओ कि इस समय पे यहां पे जब सेल्स हो रहा है, आप जवाब दोगे, मैं नहीं बोलूंगा। यहां पे ये डेट ऑफ फायर है आपकी, ये डेट ऑफ फायर कहां है भाई, ये डेट ऑफ फायर है आपका। अब ये डेट ऑफ फायर है, यहां पे आग लगी, तो यहां पे हमने कुछ एडिशनल एक्सपेंस की और एक रेंटेड आपने कोई जगह ली। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्वेश्चन में बाइफरगेट करके नहीं दिया, जो एक्चुअल टर्नओवर जो आपका समथिंग जो आपका दिया हुआ है 87 कितना दिया है, यस 87,500 का जो एक्चुअल टर्नओवर यहाँ पे हो, वो ये वाली जगह से हुआ कि ये रेंटेड प्रीमाइसेस से हुआ, ये क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं कर। अभी आप यहाँ पे ध्यान दोगे प्लीज, अभी आप यहाँ पे ध्यान दो और मुझको ये जवाब दो कि आपका जो एक्चुअल टर्नओवर जो है वो ये वाली जगह से हुआ कि ये वाली जगह से, कहां से हुआ ये बताओ। क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं करा कि एडिशनल एक्सपेंसेस की वजह से कितना सेल्स हुआ, तो हम ये अज्यूम करेंगे सारा का सारा सेल्स आपकी कौन सी जगह से हुआ है, ये रेंटेड प्रीमाइसेस से सारा का सारा सेल्स हुआ है, हम ये अज्यूम कर लेंगे। तो यहां पर आप लिखेंगे 87,000, यहां पे मैं नोट भी लिख देता हूं इसका, 87,500 मल्टीप्लाई बाय जीपी रेशो अपन ने कैलकुलेट करे थे, वहां पे जीपी रेशो आपका कितना था 5%। So 87,500 मल्टीप्लाई बाय 5%, ये आता है आपका सिर्फ 4375। सो आप यहां पे लिखेंगे इट इज अज्यूम दैट एंटायर सेल्स ड्यूरिंग डिस्टर्ब्ड पीरियड इज ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस। तो हमने ये माने कि पूरा का पूरा एडिशनल एक्सपेंस जो एक्चुअल टर्नओवर हो पूरा का पूरा एडिशनल एक्सपेंसेस की वजह से ही हुआ है। गुड, तो इसको आप लिखेंगे। एक बार फिर से मैं पूरा क्वेश्चन बोलूंगा, आप पहले फ्लो में जो चल रहे इसको आप लिखते जाओ बेटा। अब ये तीसरा अपना जो आता है, इसमें कौन सा आता है अपन जो प्रोपोर्शनेट देते। अब ये एडिशनल एक्सपेंसेस मल्टीप्लाई बाय ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर डिवाइडेड बाय टर्नओवर डिवाइडेड बाय ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर प्लस uninsured standing charges, ओके। अब बताओ क्वेश्चन में हमको ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया, क्वेश्चन में सॉरी एडिशनल एक्सपेंस कितना दिया, क्वेश्चन में एडिशनल एक्सपेंस हमको 60,000 रुपए दिया। अब ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर ऊपर कैलकुलेट करें 11,50,000 रुपए।
सो 11,50,000 रुपए का आपका जीपी रेशियो कितना है, सिर्फ 5%, डिवाइडेड बाय यहां पे 11,50,000 रुपए का 11,50,000 रुपए का 5% प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज। अब थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे और आप मेरे को जवाब देंगे कि भाई यहां पे अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितना है क्वेश्चन में। अब अपने को यहां पे क्लेम पे मत जाओ, थोड़ा सीधा क्लेम पर ही आ जाते हो तुम। क्लेम पे मत जाओ, पहले ये देखो भाई साहब, मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितना है। अब अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस मेरे को क्वेश्चन उसने इंस्टीट्यूट ने अच्छा खासा डिफिकल्ट की, लेकिन सही है, तो मैंने कोई ऐसा ओवर द टॉप नहीं बता, आप अच्छे समझना। मैं अगर कहता हूं यहां पर एक्चुअल में मेरे स्टैंडिंग चार्ज, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस क्वेश्चन में दिया 50,000 रुपए, तो मेरे को इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस क्वेश्चन में दिया 50,000 रुपए। अगर मैं अनइंश्योर्ड नहीं दिया लेकिन टोटल इंश्योर्ड, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस अगर मैं निकाल लूं, तो टोटल स्टैंडिंग चार्जेस मतलब फिक्स नेचर के, तो टोटल स्टैंडिंग चार्जेस अगर मैं निकाल लूं तो यहां पर मेरे को क्या पता चल जाएगा, टोटल में से इंश्योर्ड हटा दूंगा तो अनइंश्योर्ड पता चल जाएगा। अनइंश्योर्ड बताया नहीं, दैट डजंट मीन कि अनइंश्योर्ड क्वेश्चन में है ही नहीं, तो क्वेश्चन में अनइंश्योर्ड आप निकाल सकते हो। अब समझना इस चीज को, अगर मैं फिक्स चार्जेस, स्टैंडिंग चार्जेस मतलब फिक्स चार्जेस, तो आप यहां पे देखते हो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ये फिक्स नेचर के थे, फॉर एग्जांपल सैलरी देना ही हमको है ना। उसके बाद फाइनेंस चार्जेस ये भी फिक्स चार्जेस होते, ये फिक्स्ड चार्जेस होते, फिक्स्ड चार्जेस होते, ये फिक्स्ड चार्जेस होते। फिक्स्ड चार्जेस का मतलब आग लगे या ना लगे, प्रोडक्शन हो, सेल्स हो या ना हो, ये खर्चे होंगे ही आपके। मगर आप देखते हो सेलिंग एक्सपेंसेस को, इसके बीच में जो आपको सेल, क्योंकि फाइनेंस चार्जेस है भाई, बैंक से लोन लिए इंटरेस्ट तो देना ही है, डिबेंचर इश्यू करे डिबेंचर पे इंटरेस्ट देना ही है, वो खर्चा रुकने वाला नहीं है, तो वो फिक्स्ड है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस सैलरी देना ही है, वो फिक्स्ड है। लेकिन सेलिंग एक्सपेंसेस की मैं बात करूं, अगर आपका सेलिंग एक्सपेंसेस मैं बोलता हूं वो फिक्स नहीं, अगर सेल्स नहीं हो तो सेलिंग एक्सपेंस, फॉर एग्जांपल कुरियर का खर्चा, अब सेल्स ही नहीं हो तो कुरियर का खर्चा होगा क्या, नहीं, तो ये फिक्स्ड नेचर का नहीं है खर्चा। तो आपके जो ये दो आइटम है फिक्स नेचर के, क्वेश्चन में जो दिया आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और आपका जो फाइनेंस चार्जेस है वो फिक्स नेचर के खर्चे है, ठीक है। ये दोनों आपके कौन से फिक्स नेचर के खर्चे, मतलब ये 80,000 और ये 1,00,000, 1,80,000 रुपए के स्टैंडिंग चार्जेस है, ओके, 1,80,000 रुपए के स्टैंडिंग चार्जेस है। अब आप मेरे को बताओ यहां पे 1,80,000 के स्टैंडिंग चार्जेस में से इंश्योर्ड अगर 50 है तो अनइंश्योर्ड कितना होगा, 1,30,000, 1,30,000। लेकिन आपको देखो आपने एडवांस क्वेश्चन कर लिए, तो एग्जामिनेशन में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे इतना डिफिकल्ट पहले नहीं देंगी, वहां पे आपको इंश्योर्ड, अनइंश्योर्ड, एनुअल, स्टैंडर्ड मोस्ट प्रोबेबली दे देंगी डायरेक्ट, लेकिन नहीं दी तो ऐसे ढूंढ के निकालना पड़ेगा अपने को। सो यहां पर आप लिखेंगे जो अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस है, मैं यहां पे इसके बारे में लिख देता हूं और उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ते। तो क्या कहता है यहां पे अनइंश्योर्ड, अकॉर्डिंग टू, ओके, इंफॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन, ओके, एक सेकेंड, अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन, according to given information, standing charges include administrative expenses, ब्रैकेट में लिख देता 80,000, ओके, ये ओके। ये एक काम करो, आपने लिख लिए क्या, मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखता हूं, एक मिनट, अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन गिवन, ओके, एक सेकेंड, इतना सा बस कट करो आपके लिए, मैं आसान, अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन, ध्यान से, अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन, आपके यहां पे पहले हम लिखते टोटल स्टैंडिंग चार्जेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, वो आपको दिया 80,000 रुपए का, फाइनेंस चार्जेस, फाइनेंस चार्जेस वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 50,000 रुपए का, नहीं 50 का ही दिया ना, कितने का दिया फाइनेंस है, 1,00,000 का, 80 और 1,00,000, 1,00,000 है फाइनेंस चार्जेस,
1,00,000 रुपए का। तो टोटल आ गया आपका कौन सा, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस आ गया आपका 1,80,000 रुपए का, लेस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। वो क्वेश्चन में गिवन है 50,000 रुपए का। तो अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितना हो जाएगा, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 1,30,000 रुपए का। तो ये आ गया अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ये आ गया आपका बच्चे 1,30,000 रुपए। किशन क्लेम तो देखेंगे अपन उतना आता है क्या बेटा, तो ऐसा सोचे थे क्या तुमने, क्लेम तक के आंसर दे दिए। चलो ठीक है, 1,30,000 रुपए। तो यहां पर आप लिखेंगे 1,30,000 रुपए। अब बताओ मेरे को ये थर्ड वाले पॉइंट का अमाउंट कितना आ रहा है। ये जो अमाउंट आ रहा है आपका 18,400, ठीक है, 18,400, 18,400। ओके ओके, एडिशनल एक्सपेंस करेक्ट बेटे, एडिशनल एक्सपेंस 18,400। अब इसमें से क्या होता है, लोवेस्ट ऑफ द थ्री, लोवेस्ट ऑफ द थ्री दैट इज रुपीज कितना, लोवेस्ट कितना आपका 4,375, 4,375 इज अलाउेबल, अलाउेबल, ओके इज अलाउेबल। तो अब आप जल्दी से जाएंगे और इसको अपन लिखेंगे। ओके डन, लिखे इतना, इतना सबने लिख लिया बच्चों। अब इसके बाद जाएंगे अपन ने जो है कैलकुलेशन करके रखे वहां पे लिखेंगे रिडक्शन इन टर्नओवर अपना कितना है, कभी जो अपन ने कैलकुलेट करे। रिडक्शन इन टर्नओवर आपका 212,501, 212,501। तो यहां पे लिखो 212,501, ये आपने वर्किंग नोट नंबर 2 में कैलकुलेट करते। जीपी रेशो अपना आया था 5%, जो कि वर्किंग नोट नंबर 3 में कैलकुलेट हुआ। तो 212,501 मल्टीप्लाई बाय 5%, तो वो कितना है 1062, 10625। ओके, एडिशनल एक्सपेंस आपने वर्किंग नोट नंबर 5 में अभी कैलकुलेट करे, वो अमाउंट कितना है आपका 4,375, 4,375। तो 10625 प्लस 4,375 दैट्स कम 15,000। सही जवाब, सैलवेज क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कुछ भी नहीं है। तो टोटल अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट आपका कितना है 15,000 रुपीज। लेकिन अभी देखना कि एवरेज क्लॉज यहाँ पे एप्लीकेबल होता है क्या, एवरेज क्लॉज यहाँ पे एप्लीकेबल होता है कि वो आपको देखना, हमको देखना रहेगा। अब क्वेश्चन में देखो उसने अपने से क्या कहा यहाँ पे। ओके क्वेश्चन में अब आप यहाँ पे देखेंगे उसने अपने को पॉलिसी अमाउंट इसकी कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, पॉलिसी अमाउंट इसकी 1,00,000 रुपए दी हुई। सो पॉलिसी अमाउंट is of rupees 1,00,000, whereas इंश्योरेबल, एक मिनट में ऐसा लिख लो नहीं तो पहले निकाल के, पहले आप अमाउंट लिख लो वहां पे। इंश्योरेबल सम इक्वल्स टू एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, ओके एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। अरे एप्लीकेबल नहीं है ऐसा बोलने से नहीं ना, माल बताना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय जीपी रेशो। तो बताओ मेरे को एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर कितना, इतनी सारी फिगर्स कैलकुलेट करे कि फिगर्स तो याद भी नहीं रहती अपनी। 11,50,000 रुपए, 11,50,000 रुपए मल्टीप्लाई बाय 5%। तो 11,50,000 मल्टीप्लाई बाय 5%, ये आ रहा है आपका 57,500। पॉलिसी अमाउंट, पॉलिसी अमाउंट वो आपको क्वेश्चन में दी हुई 1,00,000 रुपए की, तो अंडर इंश्योरेंस का केस नहीं है। लिखेंगे आप पॉलिसी अमाउंट इज ऑफ रुपीज 1,00,000, वेयर एज इंश्योरेबल सम
whereas insurable sum is rupees 57,500, that means it is not a case of under insurance, therefore or hence average clause will not apply. क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई कराना चाहिए था 57,500 का और अपन ने पूरा का पूरा करा है 1 लाख, इससे ज्यादा ही करा है, तो कोई फिक्र की बात नहीं. देयरफॉर अमाउंट ऑफ क्लेम इक्वल्स टू ₹15,000. सो फाइनली आपका यहाँ पे अमाउंट ऑफ क्लेम ऑफ प्रॉफिट वाला, क्लेम ऑफ प्रॉफिट का आपका 15,000 है. आपको इस क्वेश्चन में क्लेम ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक भी पूछा है, तो उसका अपन पहले कैलकुलेट कर चुके. ओके ओके, इतना लिखे आपने 15,000. आप बल्कि ऐसा भी लिख लो, इतना आपने लिखे ना, क्लेम ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट, क्लेम ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक दोनों निकाल लिए. तो क्लेम ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक कितना आया आपका? क्लेम ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक अपना आया था 2,60,000 रुपए. तो जैसे मैं अभी लिख रहा हूं, आपने वो बना लो. ये क्वेश्चन वैसे खत्म हो गया, लेकिन दोनों चीज पूछा था, तो आप यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं आखिरी में, इंश्योरेंस क्लेम टू बी सबमिटेड, insurance claim to be submitted, claim of loss of stock, ₹2,60,000, claim of loss of profit 15,000 से टोटल क्लेम आपका आ जाएगा 2,75,000. मतलब दोनों पॉलिसी मिला के कितना हो रहा है? 260 और 15,000. आई नो बहुत लेंदी क्वेश्चन हो गया है ना, 1 आवर 20 मिनट्स के अराउंड इस क्वेश्चन में हमको लग गए. अब मैं एक बार फिर से कह दे रहा हूँ चीज, ये आप इतना लिख लो, क्वेश्चन हमारे पे खत्म होता है. ओके, अब उसके बाद इतना आपने लिखे. ओके, ध्यान से. अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ है कि उसने अपने को पिछले साल का, एक बार फिर से कह रहा है, इस क्वेश्चन में क्लेम ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक और क्लेम ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट उसने पूछा था. पिछले साल का ट्रेडिंग पीएनएल उसने दिया, लेकिन हमने इसीलिए हमको पिछले का ट्रेडिंग पीएनएल में दिया, लेकिन साल शुरू हो रहा हमारा 1 जनवरी को और आग लगी 1 अप्रैल को. मतलब जनवरी से लेके 31 मार्च तक के हमने मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाए टू फाइंड आउट स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर. उसको बना के हमने स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर फाइंड आउट करे, और उसके अकॉर्डिंगली फिर आगे हमने स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक सैल्वेज दी भी नहीं थी, और फिर एवरेज क्लॉज भी नहीं लग रहा था, हमने क्लेम अमाउंट ऑफ क्लेम ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक निकाले. लेकिन जब बारी आई क्लेम ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट की, वहां थोड़ा कॉम्प्लिकेशन शुरू हुआ. कॉम्प्लिकेशन कैसे शुरू हुआ? क्योंकि जब हमने देखे एक्चुअल टर्नओवर उसने हमको क्वेश्चन में दिया, लेकिन एक्चुअल टर्नओवर के साथ उसने हमको एनुअल टर्नओवर और स्टैंडर्ड टर्नओवर की फिगर हमको नहीं दिया. तो हमने उसको किस तरीके से फाइंड आउट करें? हमने ये बोले कि भाई इस साल पहले क्वार्टर का, इस साल 2022 के जनवरी से लेके मार्च तक के का हमको सेल्स दिया, और वो इंक्रीजिंग ट्रेंड था. तो वो इस साल का तो 15% पिछले से बड़ा हुआ था क्वेश्चन में दिया. तो हमने बोले अगर वो 115 तो 100 कितना, तो लास्ट ईयर के पहले क्वार्टर का हमने टर्नओवर एक्सपेक्ट करे कि इतना होगा, उसको आपने प्रपोर्शनेट निकाले. अब वो हमारे लास्ट ईयर का पहले क्वार्टर का हमारा आ गया. उसके बाद पूरे साल का टर्नओवर 10 लाख दिया था पिछले साल का, हमने बोले पहले क्वार्टर का अगर इतना, तो 10 लाख में तो पहले क्वार्टर का पिछले साल का माइनस कर, तो 9 मंथ्स का हमको सेल्स पता चल गया पिछले. तो बाइफर्गेशन मिल गया कि पहले क्वार्टर का इतना था, रिमेनिंग 9 मंथ्स का कितना था. अब स्टैंडर्ड टर्नओवर जो पिछले साल का आपका 1 अप्रैल से लेकर 30 जून 2021 का था, तो ये 9 मंथ वाले पोर्शन में आता. तो मैंने कहा 9 मंथ में अगर इतना सेल्स, तो 3 महीने में कितना प्रपोर्शन निकाल के हमने स्टैंडर्ड टर्नओवर निकाले, और उसमें इंक्रीजिंग ट्रेंड करके हमने वहां पे एडजस्टेड एंड स्टैंडर्ड टर्नओवर, फिर उसमें एक्चुअल माइनस करके हमने रिडक्शन इन टर्नओवर फाइंड आउट करे. उसी तरह हमने एनुअल टर्नओवर के 9 मंथ का सेल हमको 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक हम निकाल चुके थे, और पहले क्वार्टर का जो हमको इस साल 2022 का 2,50,000 रुपए क्वेश्चन में दिया हुआ था, वो हमने ऐड करके हमने निकाल लिए वहां पे टोटल एनुअल टर्नओवर. लेकिन जब हम ट्रेंड लगाने की बारी है, तो हमको पता था कि जो पहला क्वार्टर आपका था 2,50,000 ऑलरेडी में 15% बढ़ा हुआ था, तो उसमें ट्रेंड लगाने की जरूरत थी, क्योंकि बाइफर्गेशन हमारे पास था. यहाँ पे पूरे साल की फिगर था, अगर पूरा एनुअल टर्नओवर एक सिंगल अमाउंट देता, तो हम भी नहीं बाइफर्गेट कर पाते कि ये इंक्रीजिंग वाला कितना, 9 मंथ वाला इंक्रीजिंग नहीं है. क्योंकि बाइफर्गेशन दिए, तो हम लोग ये
यहाँ पे एनालाइज कर पाए कि जो इस साल का 3 मंथ है वो तो ऑलरेडी इंक्रीज करा हुआ, 15% सेल्स बढ़ा हुआ है, तो उस पर हमने ट्रेंड नहीं लगाया, सिर्फ जो 9 मंथ था उसी पे हमने ट्रेंड लगाए। उस तरीके से हम लोग ने ट्रेंड लगा के एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर कैलकुलेट करे, उसके बाद फिर जो हम लोग एडिशनल एक्सपेंस करते उसको कैलकुलेट कर। लेकिन एडिशनल एक्सपेंस के जब कैलकुलेशन पाए तो उसने हमें क्वेश्चन में अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस नहीं दिया हुआ था, वहां पे फिर कॉम्प्लिकेशन आया। कॉम्प्लिकेशन इंटरेस्टिंग हुआ, इनफैक्ट ये वर्ड ज्यादा अच्छा है, इंटरेस्टिंग हुआ क्वेश्चन, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस नहीं दिया हुआ था। तो ये अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस हमने कैसे कैलकुलेट करे, हमने स्टैंडिंग चार्जेस देखे जो कि फिक्स चार्जेस होते, क्वेश्चन P&L अकाउंट हमने देखे, उसमें हमको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस एंड फाइनेंस चार्जेस ये आपके फिक्स चार्जेस होते, तो हमने वो दो की टोटल देखे, एक 1,80,000, मगर हमको क्वेश्चन में इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस दिया दैट इज 50,000, तो 1,80,000 में से 50 हमने हटा दिए, तो हमको अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 1,30,000 पता चल गया। उस तरीके से फिर हमने एडिशनल एक्सपेंसेस के भी जो हमारे जो रूल्स होते तीनों अप्लाई करके अमाउंट लीज वाले को लिए और फिर हमने क्लेम ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में हमने क्लेम ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट के कैलकुलेशन करे। अब बारी आती है ये इसको नेक्स्ट, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था, स्टॉक भी था और इसमें प्रॉफिट भी आपका था। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और अब इंटरेस्टिंग बात ये आती है कि जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, 26 एंड 27, ये 25, 26, 25, 26 एंड 27, ये जो तीन क्वेश्चंस आपके अभी नेक्स्ट है दैट इज रिलेटेड टू अमाउंट ऑफ पॉलिसी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अमाउंट ऑफ पॉलिसी? अमाउंट ऑफ पॉलिसी आप मेरे को बताओ कि क्या चीज होती है अमाउंट ऑफ पॉलिसी। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बस कहता हूं अभी पहले कि अमाउंट ऑफ पॉलिसी ये चीज होती है कि भाई हमने जितने भी क्वेश्चन अभी लॉस ऑफ स्टॉक के करे, लॉस ऑफ प्रॉफिट के करे, ठीक है, लेकिन जब बारी ये आती है कि मैं ये तय करूं कि मुझे पॉलिसी लेना है, सपोज अभी 2022 चल रहा है और मैं कहता हूं कि 2023 की मेरे को पॉलिसी निकालना है, तो आपने देखे हर क्वेश्चन में लॉस ऑफ प्रॉफिट की बात करें, हर लॉस ऑफ प्रॉफिट के क्वेश्चन में आपको पॉलिसी अमाउंट दी हुई रहती थी, लग ऑलमोस्ट हर जगह दी हुई रहती थी। तो पॉलिसी अमाउंट जब हमको क्वेश्चन में थी वो पॉलिसी अमाउंट क्वेश्चन में दी हुई रहती थी। लेकिन अब आप खुद सोचो कि मैं अगर सोचूं कि मैं अभी 2022 में हूं और 2023 जो साल आने वाला है मेरे को पहले पॉलिसी लेना पड़ेगा, तो मैं जब पॉलिसी लेने गया, सपोज आप इंश्योरेंस कंपनी हो, मैं आपके पास आया बेटे और मैंने आप इंश्योरेंस कंपनी को बोला कि मैं पॉलिसी लेना चाहता हूं, तो आपने मुझसे पूछे जुबैर सर आप कौन सी पॉलिसी लेना चाहते हो, तो मैंने कहा कि मैं लॉस ऑफ प्रॉफिट की पॉलिसी लेना चाहता हूं। तो पॉलिसी का अमाउंट कितना, पॉलिसी का अमाउंट, तो मैंने बोला अब जितना पॉलिसी का अमाउंट बोलेंगे उतना क्या होगा, प्रीमियम मुझे आपको उतना देना पड़ेगा। तो ये तय करना कि पॉलिसी का अमाउंट कितना, तो मैं सोचने लगा कि यार मैंने सोचा कि मेरा पॉलिसी का अमाउंट कैसे तय करूं, क्योंकि लॉस ऑफ प्रॉफिट जो वो एस्टिमेटेड बेसिस पे कर रहे कि आग लगी अगले साल तो इतना सेल्स होगा, इतना सेल्स, इतने से सेल्स हो सकता है कम चले, एक्चुअल इतना हो तो रिडक्शन इन टर्नओवर इतना, ये सब सोच रहे आप कि अल्टीमेटली मैं नेक्स्ट ईयर की पॉलिसी लूं तो वो हो सकता है कि पॉलिसी अमाउंट एग्जैक्ट जो लॉस हो उतना ना हो, वो कम ज्यादा हो सकती है मेरा, लेकिन कितने की मैंने जितना एग्जैक्ट इंश्योरेबल सम जो आए वहां पे उतने की पॉलिसी लो जरूरी नहीं है, क्योंकि आज मैं 2022 में ये पॉलिसी का अमाउंट तय कर रहा हूँ, पॉलिसी हम लोग निकाल रहे 2023 की, अभी पहले निकाला, तो हम ये अंदाजा लगाते कि भाई कितने का मेरा अगर होता है फायर तो कितने का लॉस ऑफ प्रॉफिट होगा। अब जब मैं सोचने लगा तो मैंने दो चीज मेरे को यहाँ पे पॉलिसी में मैं कवर करता हूँ पॉलिसी की। अब जो क्वेश्चन 25, 26 और 27 ये जो तीन क्वेश्चन आगे के हमको करना है, इसमें कोई हमको क्लेम ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करना है, हमें ये तय करना है कि हम जो पॉलिसी निकाल रहे नेक्स्ट ईयर की, तो पॉलिसी की अमाउंट कितना होना चाहिए। आप इंश्योरेंस कंपनी में आपके पास आया और मैंने कहा कि मैं 2023 की मैं पॉलिसी निकालना चाह रहा हूं, 2023 की, लेकिन पॉलिसी का अमाउंट कितना, तो मैं अंदाजा से बोल रहा हूं कि यार मेरा हो सकता है इतने का नुकसान हो, ऐसा अगर आग लगी तो अंदाजे से। तो पॉलिसी का अमाउंट कैसे तय करना, तो पॉलिसी के अमाउंट में अपन क्या करते, सपोज ये 2022 है, 2022 है मेरे सामने, तो 2022 की अकाउंटिंग पूरी होगी और 2022 की जो अकाउंटिंग है वो अकाउंटिंग को मैंने यहाँ पे देखा, 2022 की अकाउंटिंग को यहाँ पे देखा और मुझे पता चलेगा अच्छा मेरा इतना नेट प्रॉफिट था, इतना 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 सारी चीजें वहां पे, एक्सपेंस इतना है, सेल्स इतना, 2022 का मेरे सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। और जब 2022 का मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने निकाला और मैंने देखा कि इतना इतना मेरा यहाँ पे ये इतना प्रॉफिट एंड ऑल दैट मेरे को पता चला वहां से कि सेल्स इतना था, एक्सपेंस इतना था। अब इसको मैं बेस मानूंगा और मैं बोलूंगा कि नेक्स्ट ईयर का एक्सपेक्टेड मेरा नेट प्रॉफिट कितना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कि नेक्स्ट ईयर मेरा एक्सपेक्टेड नेट प्रॉफिट कितना होगा प्लस नेट प्रॉफिट कितना होगा। अब वो नेट प्रॉफिट की अगर नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड कितना होगा और कोई मेरे इंश्योर्ड और स्टैंडिंग चार्जेस जो है उसको मैं इंश्योर्ड कराना चाहता हूं, तो मैं जब ये पॉलिसी निकालता हूं तो इस पॉलिसी को निकालते वक्त इसमें मैं दो चीज का ख्याल रखता हूं। कौन सी दो चीज का, कि अगले साल कितनी उम्मीद है मेरे को प्रॉफिट होने की, उसका इंश्योरेंस निकालूंगा, और कितने स्टैंडिंग चार्जेस है अगले साल,
तो स्टैंडिंग चार्जेस आप कितने परसेंट निकालना चाहते हैं, कुछ नहीं बोले, हम बोले अगर पूरा निकालना चाहते हैं, इन अदर वर्ड्स मैं सोचूंगा कि नेक्स्ट ईयर कितना मेरा प्रॉफिट एक्सपेक्टेड उसका मैं इंश्योरेंस निकालूंगा और कितने मेरे स्टैंडिंग चार्जेस उसका इंश्योरेंस मेरे ऊपर मैं कितना निकालूंगा। तो क्वेश्चन में आपको कभी बोलता है कि 50% स्टैंडिंग चार्जेस का इंश्योरेंस निकाला, कुछ नहीं बोला तो हम ये मानते कि पूरे स्टैंडिंग चार्जेस का इंश्योरेंस निकाल लिया। तो मैं ये बोलूंगा कितना मेरा अमाउंट ऑफ पॉलिसी इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड नेट प्रॉफिट ऑफ कमिंग ईयर प्लस स्टैंडिंग चार्जेस। तो ये दो चीज के अपन क्या करते हैं, पॉलिसी के में वक्त अपन इसको ख्याल रखते हैं। ओके, सो इसके ऊपर क्वेश्चंस अपन कैसे, मैं फिर से कह रहा हूं, वी आर नॉट गोइंग टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट। व्हाट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ पॉलिसी, कि पॉलिसी में कितने की निकालू, तो जो उम्मीद है आपको लॉस होगा उसकी और जो स्टैंडिंग चार्जेस एक्सपेक्टेड है उसकी आप इंश्योरेंस निकाल लो, वो दैट विल बी द अमाउंट ऑफ पॉलिसी रहेंगी। तो ये क्वेश्चन बहुत भारी हो गया, 24th आपका 1.5 आवर अराउंड उसी पे चले गए। तो मैं आज आपको अभी ब्रेक दे देता हूँ और फिर ये ब्रेक के बाद 15 मिनट्स का ब्रेक, इसके बाद अमाउंट ऑफ पॉलिसी अपन शुरू करेंगे। सिंपल है और वो हमारा मोस्ट प्रॉब्लली 1.5 आवर में मेरे ख्याल से खत्म हो जाना चाहिए, 3 क्वेश्चन छोटे होते और फिर आपका चैप्टर भी इसके साथ साथ खत्म हो जाएगा। ओके, अगर आपको कोई डाउट आते रिलेटेड तो आपने अभी जो भी है तो आप चैट बॉक्स में पोस्ट कर दीजिएगा, मैं अभी ब्रेक में पढ़ लूंगा और उसके आंसर आपको ब्रेक के बाद दे दूंगा। ओके, सो यहाँ पे आप लोग का टी ब्रेक होता है 15 मिनट्स का। ओके, टेक केयर।